हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपने सारे प्रीवियस लेक्चर्स देख लिए होंगे। तो बच्चों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना लेक्चर नंबर 17। हमारा जो कोर्स चल रहा था इंजीनियरिंग मटेरियल्स का, अब तक मैं आपको 16 लेक्चर करा चुका हूँ। काफ़ी सारी चीज़ें मैंने आपको सिखाई हैं, काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट बताए हैं और काफ़ी सारी डिटेल्स में बताया है, एक-एक चीज़ बताया है आपको। लेकिन आज हम स्टार्ट करेंगे हीट ट्रीटमेंट का पार्ट नंबर 2। सर जी पार्ट नंबर 1 हुआ था? जी हाँ, पार्ट नंबर 1 हमने आपको प्रीवियस लेक्चर यानी कि लेक्चर नंबर 16 में करा चुके हैं। आज हम बात करेंगे पार्ट नंबर 2 की। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने पार्ट नंबर 1 नहीं देखा हीट ट्रीटमेंट का, सबसे पहले उसे देख के आइए, क्योंकि उसके कंटिन्यूएशन में ही आपका लेक्चर नंबर 17 आया है। अगर आपने पार्ट नंबर 16 देखा है यानी लेक्चर नंबर 16 देखा है, पार्ट नंबर फर्स्ट जो है आपका लेक्चर नंबर 16, जहाँ पर हमने उसको एंड किया था, जिन भी स्टूडेंट ने देखा होगा उनको पता होगा हमने कहाँ पर एंड किया था। तो उसके आगे कंटिन्यूएशन में हम लेकर आए हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे क्या चीज़, हार्डनेबिलिटी एंड हार्डनेबिलिटी टेस्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, आप सभी बच्चों को मजा आ जाएगा पढ़ के। ठीक है, समझते हैं क्या होता है, क्या होती है हार्डनेबिलिटी। ठीक है, क्या डिफरेंस है हार्डनेबिलिटी और हार्डनेस में। बहुत कंफ्यूजन रहता है बच्चों के बीच में कि सर हार्डनेस और हार्डनेबिलिटी क्या एक ही चीज़ है? क्या हार्डनेस जो बताता है क्या हार्डनेबिलिटी भी वही बताता है? ये सारी डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, आज अच्छे से, काफ़ी अच्छे से मन लगाकर और डिटेल में पढ़ेंगे हम हार्डनेबिलिटी के बारे में और हार्डनेबिलिटी टेस्ट के बारे में। तो सभी बच्चे बताइए, क्या आप सभी बच्चे तैयार हैं क्या लेक्चर को समझने के लिए? क्या आप सभी बच्चे एक्साइटेड हैं? जी सर, हम बिल्कुल एक्साइटेड हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। लेकिन मैं आपको स्टार्ट करने से पहले बताऊंगा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था, जिससे कि जो नए स्टूडेंट हैं उनको पता चल सके, कि जो डायरेक्टली ये लेक्चर देख रहे हैं उनको पता चल जाए कि हाँ प्रीवियस लेक्चर में ये टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं और किस तरीके से हम हार्डनेबिलिटी तक यहाँ तक पहुंचे हैं। तो जैसा कि आप सभी बच्चे यहाँ पर देख पा रहे हैं, लेक्चर नंबर 17 हीट ट्रीटमेंट का पार्ट नंबर 2। क्या यहाँ पर सर जी हमारा हीट ट्रीटमेंट खत्म हो जाएगा? क्या हीट ट्रीटमेंट में इतना ही है? नहीं बच्चों, इसके बाद आपके और भी पार्ट आएंगे। जैसा कि इस वाले लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूँ केवल हार्डनेबिलिटी और हार्डनेबिलिटी टेस्ट के बारे में, और इसके आगे एक पार्ट 3 आएगा हीट ट्रीटमेंट का, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ क्वेंचेंट्स के बारे में। क्या होते हैं क्वेंचेंट? ठीक है, कहाँ से आई ये क्वेंचेंट, क्यों जरूरी है पढ़ना, वो बताऊंगा आपके लेक्चर नंबर 18 में, जो कि होगा आपका पार्ट नंबर 3। क्या सर जी वहां पर हीट ट्रीटमेंट खत्म हो जाएगा? नहीं बच्चों, मैंने पहले ही आपको बताया हीट ट्रीटमेंट खुद में ही एक बड़ा टॉपिक है। काफी सारे हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस होते हैं, हम कोशिश करेंगे कि मेन मेन जो होते हैं वो आपको बता दिए जाएं। लेक्चर नंबर हम 16 में हमने आपको बताया था कि कितने टाइप्स के हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस होते हैं, और लेक्चर 16 में हमने कौन कौन से कवर किए थे वो मैं आज आपको भी बता दूंगा। और बाकी के हम कब कवर करेंगे? जब हम हार्डनेबिलिटी और क्वेंचेंट के बारे में पढ़ लेंगे। सर जी ये हार्डनेबिलिटी और क्वेंचेंट बीच में कैसे आए, वो आपको अभी समझ में आ जाएगा कि हार्डनेबिलिटी और क्वेंचेंट बीच में कैसे आ रहे हैं। उसके बाद जो हम आपका लेक्चर नंबर 19 जो होगा, लेक्चर नंबर 19 जो होगा, जो कि पार्ट नंबर 4 होगा हीट ट्रीटमेंट का, जिसमें हम पढ़ेंगे आपके किसके बारे में, सरफेस हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस के बारे में। कभी कभी उनको केमिकल हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस भी नाम दे दिया जाता है, उनके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो मेरे हिसाब से 4 से 5 या मेरे जहाँ तक है 4 पार्ट में हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, जितना आपको जानने की जरूरत है, जितना आप लोगों के सिलेबस में होगा, वो सारी चीजें कवर हो जाएंगी इन 4 पार्ट्स के में, किसके, हीट ट्रीटमेंट के, लेक्चर नंबर 16 से लेकर लेक्चर नंबर आपके 19 तक। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी बच्चे यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ पर मैंने कुछ इमेजेस लगा रखी हैं। एक बार इन इमेजेस पर जरा फोकस कीजिए कि सर जी ये इमेजेस क्या है। ठीक है, हो सकता है नीचे वाली जो इमेजेस है ये आप सभी के लिए फेमिलियर हो, आप सभी ने पढ़ रखा हो या आपने देखा हो कहीं ना कहीं। आज हम इसके बारे में भी जानेंगे। और दूसरा, आप यहाँ इमेज देख रहे हैं कि ये आदमी क्या कर रहा है। यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं, ये आदमी क्या कर रहा है, हैमर लेके क्या कर रहा है, इस वर्क पीस पर आपका क्या कर रहा है, हिट कर रहा है। तो इसका क्या मतलब है जानेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सभी बच्चों से एक बार मेरी रिक्वेस्ट है, एकदम तैयार हो जाइए, बिल्कुल एकदम कंसंट्रेशन के साथ बैठ जाइए, कमर कस लीजिए। ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं खींचेंगे हम इसको, क्योंकि ये छोटा सा ही टॉपिक है, ज़्यादा 1 या 1.5 घंटे में ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि सर जी हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या क्या पढ़ा था, जरा एक बार रिकॉल करा दीजिए। तो बच्चों यहाँ पर देख लेते हैं कि प्रीवियस लेक्चर में हमने कौन कौन से टॉपिक कवर किए थे, और किस तरीके से हम पुराने लेक्चर से होते हुए आज हार्डनेबिलिटी पढ़ रहे हैं। ठीक है, हो सकता था कि हम डायरेक्टली क्या करते, जो प्राइमरी जो हमने आपको हीट ट्रीटमेंट बताया उसके बाद हम डायरेक्टली सरफेस हीट ट्रीटमेंट पढ़ा देते, लेकिन क्यों हार्डनेबिलिटी, क्यों क्वेंचेंट्स को बीच में लेकर आया गया, क्यों, वो अभी पता चल जाएगा आपको। चलिए देखते हैं। तो देखिए बच्चों, हमने लास्ट क्लास में आपको बताए थे ये सारे टॉपिक, जितने भी ये टॉपिक्स यहाँ लिखे हुए हैं, ये सारे टॉपिक्स मैंने आपको कवर किए थे।
ठीक है, क्या सर जी एक ही लेक्चर में कवर कर दिए थे आपने? बिल्कुल हाँ, जी हाँ, एक ही लेक्चर में हमने सारे के सारे टॉपिक्स आपको कवर करा दिए थे, जो कि क्या था, एक वन पार्ट, हम कहें कि पार्ट 1 ऑफ हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो चुका था। क्या-क्या पढ़ा था? देखिए, मैंने आपको स्टील के बारे में बताया था और रोल ऑफ हीट ट्रीटमेंट, और सर जी रोल ऑफ हीट ट्रीटमेंट तो आप बहुत पहले से ही बताते चले आ रहे हैं, जब से हमने आयरन कार्बन डायग्राम पढ़ा है, ये तो हमारे माइंड में एकदम सेट हो चुका है, बिल्कुल बढ़िया बच्चों। आपको याद है, बहुत जानकर खुशी हुई मेरे को कि रोल ऑफ हीट ट्रीटमेंट क्या है, स्टील क्या है, ये जानकर बहुत खुशी हुई मेरे को। फिर मैंने आपको बताया था कि ऑब्जेक्टिव क्या है हीट ट्रीटमेंट का, ठीक है। क्लासिफिकेशन क्या है, कितनी क्लासिफिकेशन, किस किस बेसिस पर हमने क्लासिफाई किया है आपके हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस को, वो सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। फिर मैंने बताया था कि टेम्परेचर रेंजेस का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सर जी एनिलिंग की क्या रेंज होती है, नॉर्मलाइजिंग की क्या रेंज होती है सर जी, प्रोसेस एनिलिंग की क्या रेंज होती है सर जी, ये सारी इनकी टेम्परेचर मतलब हम कहाँ तक हीट करेंगे और फिर कहाँ तक हम उसको कैसे कूल करेंगे, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कोई भी हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस होगा, अगर आप सभी बच्चों को याद होगा, तो मैंने क्या बताया था, केवल 3 स्टेप याद रखना, केवल 3 स्टेप याद रखना। क्या सर जी, क्या सर जी, क्या, देखिए आप ही बताएंगे। हीटिंग, हाँ सर जी बिल्कुल ठीक, हीटिंग था। और फिर हम होल्डिंग कर रहे थे, बिल्कुल कर रहे थे। एंड देन कूलिंग कर रहे थे बिल्कुल कर रहे थे, बिल्कुल कर रहे थे, बिल्कुल कर रहे थे। बेसिकली जो मेरा माइक्रो स्ट्रक्चर डिपेंड कर रहा था, वो किस पर डिपेंड कर रहा था कि मैं किस तरीके की कूलिंग कर रहा हूँ, मैं फास्ट कूलिंग कर रहा हूँ, मैं स्लो कूलिंग कर रहा हूँ, या फिर मैं मीडियम कूलिंग कर रहा हूँ, ठीक है। या किस मीडियम में आपका कूलिंग किया जा रहा है, उस पर डिपेंड कर रहा था माइक्रो स्ट्रक्चर। और उसी के बेसिस पे हमने क्या नाम बोल दिया था कि हमने अलग अलग हीट ट्रीटमेंट को नाम दे दिया था कि स्लो कूलिंग कर रहे हैं, एयर में कर रहे हैं तो हमने एनिलिंग बोल दिया था, ठीक है। आपका वाटर कूलिंग कर रहे हैं तो हमने नॉर्मलाइजिंग बोल दिया, फर्नेस कूलिंग कर, एक क्या था, फर्नेस कूलिंग था, एयर कूलिंग था, वाटर कूलिंग था, और आपका ऑयल क्वेंचिंग था, ठीक है। ये सारे हमने आपको बताए थे कि किस किस तरीके से आपका एनिलिंग आया, नॉर्मल, मतलब कूलिंग के बेसिस पर हमने आपको क्या बता दिए थे, हमने किस किस तरीके से आपके हीट ट्रीटमेंट की नेमिंग की है ना, किस किस तरीके से उनको नाम दिया गया, ये समझ में आया? हाँ जी सर, ये पॉइंट हमको याद है। तो ये सारे इनकी टेम्परेचर रेंज क्या होंगी, एनिलिंग की क्या टेम्परेचर, ये सारा मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था। मैंने आपको एनिलिंग भी बताया था, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिलिंग, किस किस बेसिस पर क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, ये सारी चीजें डिस्कस करी थी। फुल एनिलिंग, कोल्ड वर्क क्या होता है, पूरा पूरी सारी की सारी स्टेज बताई थी। कोल्ड वर्क आपको एक आइडिया जरूर दिया था मैंने, ज़्यादा डेप्थ में नहीं गए थे, लेकिन हाँ, अगर आप इस लेक्चर देखने के बाद, अगर आप लेक्चर देख लेते हैं, उसके बाद अगर आप किसी भी बुक से या कहीं से भी पढ़ते हैं, तो आपको चीज़ें समझ में ईजिली आ जाएंगी। हमने आपको कोल्ड वर्क भी बताया था, रिकवरी, पॉलीगोनाइजेशन एंड आपका रिक्रिस्टलाइजेशन, ये सारी चीज़ें हमने बताई थी जो कि आपकी एनिलिंग में होती हैं, जिनको क्या बोला गया था, एनिलिंग की स्टेजेस हमने बताया था, स्टेजेस ऑफ एनिलिंग आप कह सकते हो। ये सारी चीजें हमने आपको बताई थी। ग्रेन ग्रोथ है, स्पेरोडाइज एनिलिंग है, नॉर्मलाइजिंग है, हार्डनिंग मेथड, ये सारे, टेम्परिंग बताया था हमने, क्वेंच क्रैक्स बताया था आपको, क्या क्वेंच क्रैक्स क्या होते हैं, मार टेम्परिंग एंड ऑस टेम्परिंग, ये सारी चीजें हमने डिस्कस करी थी आपके लेक्चर नंबर 16, यानी कि पार्ट फर्स्ट ऑफ द हीट ट्रीटमेंट ऑफ स्टील्स। तो जिन भी स्टूडेंट ने नहीं देखा, आई रिक्वेस्ट, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि जाकर सबसे पहले इस लेक्चर को देखिए, तभी आपको आज के लेक्चर की अहमियत समझ में आएगी कि आज के लेक्चर की इंपॉर्टेंस क्या है, तभी समझ में आएगी जब आप पुराना लेक्चर देख लेंगे। तो जिन भी स्टूडेंट ने नहीं देखा, जो भी नए बच्चे हैं, जो भी नए स्टूडेंट आए हैं, ऊपर यहाँ राइट हैंड कॉर्नर में आपको एक आई बटन मिलेगा, यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको पूरा का पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आपको हमारे इंजीनियरिंग मटेरियल्स का, और आपको प्रीवियस लेक्चर यानी कि लेक्चर नंबर आपका 16 भी यहाँ पर मिल जाएगा। वहां से आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, लेक्चर नंबर 16 को पास जा सकते हैं और आपको उसको समझ सकते हैं। क्या सभी बच्चों को यहाँ तक समझ में आया? बिल्कुल आया। अब देखिए हम कैसे पुराने लेक्चर से होते हुए यहाँ तक आए हैं, अब मैं वो स्टार्ट करने वाला हूँ। अब आप यहाँ से ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से हम धीरे धीरे अब मूव करेंगे हार्डनेबिलिटी की तरफ। तो चलिए, जिन भी बच्चों ने सबसे पहले ये बताइए, सबसे पहले यदि पुराना लेक्चर देखा था, तो उन सभी बच्चों को याद होगा कि हमने पुराना लेक्चर कहाँ पर खत्म किया था। जी सर बिल्कुल याद है, बिल्कुल याद है, बिल्कुल याद है सर जी, आपने लास्ट में टेम्परिंग वगैरह हमको पूरा बताया था कि टेम्परिंग की जरूरत क्यों पड़ी, और उसमें भी आपने अलग अलग तरीके हमें बताए थे, सॉर्बेट बताया था, टू स्टाइल बताया था, वो बात अलग रही, ठीक है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कहानी हमारी स्टार्ट हुई थी बच्चों यहाँ से, देखिए यहाँ से, ये देखिए मैं जो मार्क कर रहा हूँ, यहाँ से कहानी स्टार्ट हुई थी। यहाँ लिख देते हैं हार्डनिंग से। क्या आप सभी बच्चों को हार्डनिंग याद है? क्या आप सभी बच्चों को हार्डनिंग याद है? क्या आप सभी बच्चों को हार्डनिंग याद है? जी सर बिल्कुल याद है। क्या बताया था इसमें मैंने आपको? हमने क्या कहा था, इसी को ही कभी कभी क्या बोल दिया जाता है, क्वेंचिंग, ठीक है, या बोल देते हैं आपका हार्डनिंग बाय क्वेंचिंग, किसी किसी भी नाम से बोले, मतलब एक ही हार्डनिंग।
फाइनली इसमें हम कर क्या रहे थे, फाइनली सर जी इस हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस में हम बना रहे थे मार्टेनसाइट। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से अपना लेक्चर स्टार्ट हो चुका है। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से अपना लेक्चर स्टार्ट हो चुका है एकदम बिल्कुल। देखिए कैसे हम पुराने लेक्चर से, मतलब पुराने कॉन्सेप्ट से हम आज के कॉन्सेप्ट पर आए, क्यों पढ़ना जरूरी है पता चल जाएगा। ठीक है, क्यों हमने डायरेक्टली आपका सरफेस हीट ट्रीटमेंट शुरू क्यों नहीं किए। ठीक है, हम सरफेस हीट ट्रीटमेंट बता देते, उसके बाद आपको हार्डनेबिलिटी करा सकते थे, लेकिन क्या था बीच में एक ब्रेक आया था, एक क्या होता कि आपका सरफेस हीट ट्रीटमेंट थोड़ा अलग हो जाता। लेकिन कैसे पुराने लेक्चर से होते हुए हम यहाँ आ रहे हैं, हार्डनेबिलिटी पढ़ना क्यों जरूरी है समझ में आ जाएगा। तो सभी बच्चे देखिए कि हमने हार्डनिंग पढ़ा था, हमने क्वेंचिंग पढ़ा था। क्या उसका मेन मकसद क्या था हमारा, सर जी हमारा मेन मकसद था मार्टेनसाइट को बनाना। अब भैया ये बता दीजिए कि मार्टेनसाइट में क्यों बना रहा हूँ, मार्टेनसाइट क्यों बना रहा हूँ, क्या सभी बच्चे मुझे बता सकते हैं। सर जी मार्टेनसाइट हम इसलिए बना रहे थे, हम मार्टेनसाइट इसलिए बना रहे थे क्योंकि मार्टेनसाइट जो होता है सबसे हार्ड फेज होता है किसका, सबसे हार्ड, या मैं कहूँ यहाँ पर हार्डेस्ट, हार्डेस्ट फेज होता है, हार्डेस्ट फेज होता है आयरन का। होता है कि नहीं होता, बिल्कुल होता है सर जी, बिल्कुल होता है। यानी कि हार्डनेस, अगर इसकी हार्डनेस ज्यादा है, इसकी हार्डेस्ट है, हार्डनेस ज्यादा है, अगर इसकी हार्डनेस ज्यादा है तो इसकी स्ट्रेंथ भी क्या होगी, ज्यादा होगी, होगी सर जी, बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी। ये पॉइंट क्लियर हो गया। ऐसा करता हूँ थोड़ा सा यहाँ पर मैं आपके ऊपर जो मैंने लिखा हुआ है इसको डिलीट करता हूँ, जिससे कि अच्छे से आपको समझ में आ जाए। एक मिनट बस रुकिए, फटाफट मैं ये डिलीट कर देता हूँ, बहुत मजे से इसको समझेंगे, मजा आ जाएगा। देखो ज्यादा कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट समझना है हार्डनेबिलिटी का। हार्डनेस और हार्डनेबिलिटी में क्या डिफरेंस है ये देखना है। बाकी हमें देखना है कि हार्डनेबिलिटी क्या चीज है, उसको कैसे मेजर किया जाएगा। ठीक है, तो वो आपके दो प्रोसेस जो है, जो दो टेस्ट है आपके, उसमें ज्यादा कुछ हमें समझने की जरूरत नहीं होती। टेस्ट में क्या केवल स्टेप्स होते हैं, क्या बता रहा है, कैसे होता है, ये चीजें हमें देखनी है टेस्ट में केवल। ठीक है, तो वो हम देख लेंगे, लेकिन मेन जो कॉन्सेप्ट है उसे आप अभी थोड़ा सा समझिए। तो क्या था हार्डनिंग में सर जी हम कर रहे थे मार्टेनसाइट। मार्टेनसाइट मेरा होता है हार्डेस्ट फेज ऑफ दी आयरन, हार्डेस्ट फेज ऑफ द आयरन। और हार्डनेस जिसकी ज्यादा है, हार्डेस्ट है, इसका मतलब मार्टेनसाइट की हार्डनेस ज्यादा है, यानी कि स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, यानी कि मुझे स्ट्रेंथ बहुत बढ़िया मिल जाएगी। सर जी बिल्कुल सही कहा, स्ट्रेंथ हमको अच्छी मिल जाएगी, लेकिन एक दिक्कत फंस रही थी सर जी, एक दिक्कत फंस रही थी, क्योंकि मेरा मटेरियल ज्यादा हार्ड हो गया। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए एक मिनट, अगर मेरा मटेरियल ज्यादा हार्ड हो गया तो क्या बच्चों वो बिटल नहीं होगा, क्या बिटल नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, हार्डनेस तो बढ़ी थी लेकिन बिटलनेस भी उतनी ही ज्यादा बढ़ जाती है, यानी कि आपका बिटलनेस बढ़ गई, भैया दिक्कत हो गई। अब ये बिटलनेस बढ़ गई, मेरे को दिक्कत हो गई, ये तो टूट जाएगा जल्दी, बिटल हो गया, चकनाचूर हो जाएगा, हमने इस पर ज्यादा स्ट्रेंथ लगा दिया तो। लेकिन अब क्या करें, क्या करें, क्या करें, अगर हमने इस पर टेंसाइल स्ट्रेंथ लगा दी, अगर हमने इसमें टेंसाइल फोर्सेस लगा दिए, तो हमने क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, ये भैया टूट जाएगा, बिखर जाएगा, क्योंकि बिटल ज्यादा है। इसके लिए मैंने क्या बताया था, इसके लिए एक हमने क्या करा था, एक टेक्निक यूज करी थी, क्या नाम था उसका, टेम्परिंग कराया था, याद आया, याद आया, ये देखिए टेम्परिंग। उसके बाद हमने क्या कराया था, टेम्परिंग। टेम्परिंग मैंने क्या कैसे याद कराया था, टी फॉर टेम्परिंग, टी फॉर टेम्परिंग और टी फॉर टफनेस, याद आया, बिल्कुल याद आया सर जी, बिल्कुल याद आया। टी फॉर टेम्परिंग, टी फॉर टफनेस। मार्टेनसाइट मुझे बहुत बढ़िया हार्डनेस दे रहा था, स्ट्रेंथ दे रहा था, परंतु लेकिन वो क्या हो गया आपका, बिटल ज्यादा हो गया, बिटल ज्यादा हो गया तो मुझे एस डायरेक्टली यूज नहीं कर सकता, कहीं भी टेंसाइल फोर्सेज आए, कहीं भी टेंसाइल स्ट्रेसेस लगी, बेचारा टूट जाएगा, मटेरियल फेल हो जाएगा। अब मुझे क्या करना पड़ेगा कि ये इन टेंसाइल अगर मैं इसको यूज करता हूं तो इनको क्या कर सके, सस्टेन कर सके, तो मुझे क्या चाहिए होगी, टफनेस, टफनेस, टफनेस चाहिए होगी। तो उस टफनेस को मैं कैसे इंट्रोड्यूस कराऊंगा, विद द हेल्प ऑफ टेम्परिंग। याद आया, बिल्कुल आया। तो हम क्या करा रहे थे, टेम्परिंग करा रहे थे, मार्टेनसाइट बनाते थे, फिर एक टेम्परेचर तक उसे हीट करते थे अलग, और फिर उसे कूल करते थे। तो हमने क्या करा था, तीन टाइप की टेम्परिंग पढ़ी थी हमने, लो टेम्परेचर टेम्परिंग पढ़ी थी, मीडियम टेम्परेचर टेम्परिंग पढ़ी थी, और हमने क्या पढ़ा था, हाई टेम्परेचर टेम्परिंग पढ़ी थी। क्या सभी बच्चों को याद आया, ये कहानी हमने पुराने लेक्चर में पढ़ी थी, बिल्कुल देखी थी, क्या ये कहानी सभी बच्चों को याद आई, क्या हार्डनेस की कहानी, क्या हार्डनिंग की कहानी क्या थी, क्या सभी बच्चों को समझ में आया, जी सर, यहाँ तक हमें बिल्कुल क्लियर हुआ कि पुरानी कहानी क्या चली थी। अब देखो बच्चों क्या था कि मैंने टफनेस तो इंट्रोड्यूस करा दी, मैंने टफनेस इंट्रोड्यूस करा दी, उसकी वजह से क्या हो गया, आपका मटेरियल यूज करने लायक हो गया और हम डायरेक्टली अपनी इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस में यूज कर सकते थे। लेकिन मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट इससे पहले बताया था कि टफनेस को इंट्रोड्यूस कराने से पहले क्या होता है कि आपका जब हम हार्डनिंग करते हैं तो वहां आते हैं क्या, क्वेंच क्रैक्स। ये भी मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था। देखिए बस सुनते चलिए, क्वेंच क्रैक्स देखो यहाँ कहीं लिखा हुआ, ये रहा, रेसिडुअल स्ट्रेसेस एंड क्वेंच क्रैक्स। अब देखिए कहानी क्या होती है,
अब कहानी क्या होती है, मैंने आपको बताया था जब भी हम हार्डनिंग कराएंगे, जब भी हम क्वेंचिंग कराएंगे, तो क्या बताया था मैंने, क्वेंच क्रैक्स आते हैं। क्यों आ जाते हैं? क्योंकि मान लीजिए ये मेरा मटेरियल था, इसको जैसे ही मैंने आपका क्या करा, इस पानी से भरे हुए या ऑयल से भरे हुए मैंने क्या करा, इसमें डिप करा दिया इस मटेरियल को, जो इसका सरफेस होगा, जो इसका सरफेस होगा वो डायरेक्टली कांटेक्ट में आएगा आपका लिक्विड के, बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। और जो आपका सेंटर होगा वहां तक आपके क्या होगा, जो कूलिंग रेट्स होंगे वहां तक कम हो चुके होंगे, वो आपका डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं है, यानी कि आपके सरफेस के कूलिंग रेट्स और आपके सेंटर के कूलिंग रेट्स में डिफरेंस आ जाएगा, जिसकी वजह से सरफेस एकदम फटाफट मार्टेन साइड में बदलेगा, लेकिन आपका सेंटर, जो सेंटर पे जो मटेरियल है वो मार्टेन साइड में इतनी जल्दी नहीं बदल पाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा आपका, कि ऊपर तो आपका हार्ड हो गया, सरफेस हार्ड हो गया, लेकिन अभी अंदर का जो मटेरियल है, जो कि आपका क्या है, यहाँ तक अभी कूलिंग रेट्स कम है, तो ये इतनी जल्दी हार्ड नहीं हो पाएगा, परलाइट की तरफ पहुंचेगा, एक्सपेंड होने की कोशिश करेगा, लेकिन ऊपर से क्या हो गया है, आपका सरफेस हार्ड हो गया है, तो जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, क्रैक्स बन जाएंगे सरफेसेस पे। क्या बन जाएंगे? क्रैक्स बन जाएंगे सरफेसेस पे। ठीक है, क्या बन जाएंगे? क्रैक्स। और इसी 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 इन्हीं क्रैक्स को, इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमने क्या टेक्निक यूज करी थी? मार टेम्परिंग यूज करी थी। क्या याद आया सभी बच्चों को? क्या याद आया? यहाँ तक की कहानी बताइए कि यहाँ तक की कहानी समझ में आई या नहीं आई। अभी तो मजा आने वाला लेक्चर में, अभी तो मजा आने वाला है लेक्चर में। अब ये बता दीजिए यहाँ तक की कहानी समझ में आई या नहीं आई, एकदम फटाफट। कैसे बताएंगे? यहाँ तक की कहानी समझ में आई है तो लाइक कर दीजिएगा, हमको पता चल जाएगा कि आपको समझ में आ गया है, या कमेंट कर दीजिएगा। चलिए, यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आई। अब स्टार्ट करते हैं कि सर जी ठीक है, ये समझ में आ गया, हार्डनेस थी, क्वेंच क्रैक्स आ रहे थे। अब ये हार्डनेबिलिटी क्या है? अब ये हार्डनेबिलिटी क्या है? अब ये हार्डनेबिलिटी क्या है? सर ये हार्डनिंग और हार्डनेबिलिटी एक जैसे लग रहे हैं वर्ड सुनने में, स्पेलिंग भी इनकी एक जैसी स्टार्ट हो रही है। फटाफट बताइए ये हार्डनेबिलिटी क्या है? तो बच्चों सबसे पहले हम आपको हार्डनेबिलिटी बताने से पहले बताना चाहेंगे हार्डनेस। हार्डनेबिलिटी बताने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे हार्डनेस क्या होता है, जिससे कि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए, जिससे कि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए कि हार्डनेस क्या होती है और हार्डनेबिलिटी क्या होती है। चलिए आगे चलते हैं, चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे। इतना पता चल गया आपको कि अगर मैं क्वेंचिंग कराऊंगा तो मार्टेन साइड बनेगा, हार्डनेस बढ़िया मिलेगी, स्ट्रेंथ बढ़िया मिलेगी। अब ये हार्डनेस क्या है? वैसे तो ये हार्डनेस वगैरह जो होते हैं आपके ये हम पढ़ते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल में, जो कि हमने अभी स्टार्ट नहीं किया है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल में एक टर्म आता है हार्डनेस, जहाँ वहाँ पर हम पढ़ते हैं विच इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। हार्डनेस क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। अब सबसे पहले आप कुछ मत देखिए, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर पहले ये देख लीजिए, इसको ऑब्जर्व कीजिए। ये जो आपका जो पर्सन है, ये जो आपका भाई है, ये क्या कर रहा है, एक हैमर लेके, एक चीजर लेके क्या कर रहा है, वर्क पीस पर हिट कर रहा है, यानी कि इसमें इसको डिफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है, इसमें स्क्रैच डालने की कोशिश कर रहा है, इसका वियर करने की कोशिश कर रहा है। अब क्या होता है, पेन ले लेते हैं। अब क्या होता है कि जब आप इस हैमर से इस वर्क पीस पर हिट करोगे, तो ये जो मेरा वर्क पीस ऐसे लेटा हुआ था, ये जो मेरा वर्क पीस ऐसे लेटा हुआ था, क्या यहाँ पर कुछ डिफॉर्मेशन देखने को मिलेगा? यहाँ से अगर मैं इसे प्रोजेक्ट करूँ ये, तो अब ये यहाँ हैमर मार रहा है, तो यहाँ कुछ डिफॉर्मेशन, यहाँ से कुछ मटेरियल बाहर जाएगा, या यहाँ पर कुछ स्क्रैचेस या वियर एंड टियर देखने को मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा सर जी। क्या होगा? बिल्कुल मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। अब क्या हुआ, मटेरियल की वो प्रॉपर्टी जो कि रजिस्ट करे, जो कि मना करे कि मुझे डिफॉर्म मत करो, और डिफॉर्म नहीं होना चाहे, हम उसके हथौड़े से उसको किसी और औजार से क्या करें, घिसने की कोशिश करें, वियर एंड टियर करने की कोशिश करें, और वो आपका वियर एंड टियर इतनी आसानी से ना हो, यानी कि रजिस्ट करे। ये जो प्रॉपर्टी है आपकी, किसको, वियर और टियर को, स्क्रैचेस को रजिस्ट करने की जो प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की हार्डनेस। समझ में आ गया? तो क्या है आपका, हम कह सकते हैं कि इसको स्क्रैच, यानी कि हम देखो इसके भी टेस्ट होते हैं हार्डनेस के, आप लोगों ने पढ़ा होगा हार्डनेस के भी टेस्ट होते हैं, जैसे कि रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट होता है, विकर्स हार्डनेस टेस्ट होते हैं, ये टेस्ट आपने देखे होंगे, ठीक है, और हो सकता है पढ़े भी होंगे। वहां पर हम क्या करते हैं, इसी तरीके का एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसमें हम डिफॉर्म करने की कोशिश करते हैं, उसको क्या करते हैं, इंडेंटेशन बोलते हैं। एक हम क्या करते हैं, इंडेंट मारने, एक उसमें निशान छोड़ने की कोशिश करते हैं, और उसमें हम देखते हैं कि इसने कितना रजिस्ट किया है उसको, और जितनी वो रेजिस्टेंस दिखाता है वही आपकी क्या होती है, मटेरियल की हार्डनेस होती है। पहली बात समझ में आया? हार्डनेस क्या है, पहली बात समझ में आया?
इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, ठीक है, विच रजिस्ट द इंडेंटेशन, और आप कह सकते हो वियर एंड टियर, ठीक है। क्या आपको हार्डनेस समझ में आया? बिल्कुल आया। अब देखिए क्या है डेफिनेशन हमने यहाँ पर लिख रखा है, हार्डनेस इज डिफाइंड बाय द डिग्री ऑफ द इंडेंटेशन प्रोड्यूस इन द स्टैंडर्ड टेस्ट, द इंडेंटेशन डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग द हार्डनेस। जितनी ज्यादा हार्डनेस होगी मतलब जितनी ज्यादा हार्डनेस होगी मतलब जितना ज्यादा वो रजिस्ट कर लेगा, जितना ज्यादा वो रजिस्ट कर लेगा उतनी हम क्या कहेंगे उसकी हार्डनेस बढ़िया है। ऐसे समझ लीजिए इसको, ऐसे समझ लीजिए कि आप खुद को ले लीजिए, ठीक है, खुद को ले लीजिए, ठीक है, खुद को ले लीजिए। अब आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, कहीं बाहर जा रहे हैं, ठीक है, आपका किसी से झगड़ा हो जाता है, ठीक है, आपका किसी से झगड़ा हो जाता है, तो क्या है, मान लीजिए अभी आप नॉर्मल हैं, बिल्कुल आप बिल्कुल जैसे नॉर्मल इंसान होता है वैसे ही है, ठीक है, ना आपकी कोई बॉडी है ना कुछ है, मतलब आपका कोई भी मसल्स वगैरह ऐसा जैसे बॉडी बिल्डर्स की होती हैं कुछ भी नहीं है आपका, ठीक है, तो नॉर्मल है। अगर आपका झगड़ा हो जाता है किसी आपसे तंगड़े आदमी से, तो क्या करेगा, क्या अगर आपको पीट पाट के छोड़ देगा, बिल्कुल छोड़ देगा। यानी कि उस वक्त हम क्या कहें कि आपको आप रजिस्टर नहीं कर पा रहे, वो जो आपको मार रहा है तगड़ा आदमी उसको आप रजिस्ट नहीं कर पा रहे, आपकी इतनी क्षमता नहीं है, आप इतने स्ट्रांग नहीं है, या आप में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि आप उसको झेल पाए, वो जो आप पर हिट कर रहा है, वो आपको जो हिट कर रहा है आप उसको रजिस्ट कर पाए, क्योंकि आप कमजोर हैं, तो हम क्या कहेंगे आपकी हार्डनेस कम है। वहीं आपने क्या करा, आपने अब मन में ठान लिया कि नहीं अब तो मुझे क्या करना है, इससे बदला लेना है, अब मैं पहले 6 महीने क्या करूंगा, अपनी खूब बॉडी बिल्डिंग बनाऊंगा, खूब अपनी मसल्स बनाऊंगा, इससे बदला नहीं कर जाऊंगा। ऐसे ही मटेरियल्स क्या करते हैं, ऐसे ही मटेरियल्स में हम क्या कराते हैं, हीट ट्रीटमेंट कराते हैं, क्वेंचिंग करा के उनकी क्या कराते हैं, हार्डनेस को बढ़ाते हैं। अब आपने क्या करा, बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो, जिम जा रहे हो, खूब बढ़िया बॉडी बना ली, ऐसे ही मटेरियल क्या करते हैं, मटेरियल के केस में हम क्या करते हैं उसका हीट ट्रीटमेंट कराते हैं, हीट ट्रीटमेंट करा के हमने क्या करा, हार्डनेस चाहिए भैया क्वेंचिंग करा दो, हमने उसकी क्या करा दी, क्वेंचिंग करा दी। अब जब आप गए आपने उससे बढ़िया एकदम अपना शरीर बना लिया, बॉडी बिल्डिंग कर लिया, आप उससे ज्यादा तगड़े हो गए, अब क्या उसकी हिम्मत होगी आपको हिट करने की? बिल्कुल भी नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं, यानी कि अब आप अच्छा रेजिस्टेंस रजिस्ट कर सकते हो, वो जो भी आपको हिट करेगा आप पलट के उसको गिरा दोगे, भगा दोगे। यानी कि अब क्या हुआ, अब आपकी स्ट्रेंथ बढ़ गई, अब आपकी हार्डनेस बढ़ गई, सेम मटेरियल के साथ है, सेम मटेरियल के साथ है। ऐसे ही मटेरियल क्या करता है, जब हम उसको हिट करते हैं उसमें इंडेंट देने की कोशिश करते हैं तो वो रजिस्ट करता है, जो जितना कम रजिस्ट करेगा, जो जितना कम रजिस्ट करेगा उसकी हार्डनेस उतनी कम, जो जितने अच्छे से रजिस्ट कर लेगा उसकी हार्डनेस उतनी ज्यादा। ये तो बात हुई हार्डनेस की। आई होप आपको हार्डनेस का मतलब समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि हार्डनेबिलिटी क्या होती है। अब बात करते हैं कि हार्डनेबिलिटी क्या होती है, ठीक है, हार्डनेबिलिटी बताएंगे और कॉन्सेप्ट भी बताएंगे कैसे है, ठीक है। अब पहले देख लेते हैं कि कुछ आपका क्या होता है, कि हमने आपको बताया था कि स्टील्स, स्टील्स में हम क्या करते हैं, अलोइंग करते हैं टू इम्प्रूव द प्रॉपर्टीज ऑफ द स्टील, जैसी हमें आपकी प्रॉपर्टी चाहिए उसीलिए हम क्या करते हैं, अलोइंग करते हैं। ऐसे ही आपकी अलोइंग की जाती है टू इम्प्रूव द हार्डनेबिलिटी, ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ पर मैंने पॉइंट लिख रखा है कि अलोइंग जो हम करते हैं स्टील्स में वो हम किस लिए करते हैं, आपका ए मैंने बता दिया, ये आप पढ़ लीजिएगा, ये भी पढ़ लीजिएगा, मेन इंपॉर्टेंट है टू इम्प्रूव दी हार्डनेबिलिटी, कि भैया हम स्टील में अलोइंग भी करते हैं हार्ड। अब अलोइंग करने से हार्डनेबिलिटी कैसे इंप्रूव हो रही है, उससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि ये टर्म हार्डनेबिलिटी क्या है। पहले मैं आपको डेफिनेशन दिखा देता हूं, फिर मैं आपको अच्छे से समझाता हूं। पहले मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूं, फिर मैं आपको अच्छे से समझाता हूं। तो पढ़िए, पहले पढ़िए, पढ़िए डेफिनेशन को ध्यान से पढ़िए। द टर्म हार्डनेबिलिटी डिस्क्राइब द ईज, ये याद रखिएगा, यही है, यही है, देखिए, द टर्म हार्डनेबिलिटी डिस्क्राइब द ईज विद विच स्टील्स कैन फॉर्म मार्टेनसाइट, मार्टेनसाइट, यानी कि हार्डनेबिलिटी क्या चीज है, कि स्टील की कितनी क्षमता है कि वो आपका कितनी आसानी से मार्टेनसाइट में बदल सकती है, कितनी आसानी से। यानी कि मेरे पास कोई स्टील का वर्क पीस है और मैं उसे मार्टेनसाइट बनाना चाह रहा हूँ, बेटा मार्टेनसाइट बनाना चाहता हूँ मैं तुझको, तो वो कितनी आसानी से बन जाती है, वो हार्डनेबिलिटी है। या कितनी डिफिकल्टी से बन रही है वो हार्ड, यानी कि उसको बनाना कितना आसान है या कितना डिफिकल्ट है, क्या स्टील को मार्टेनसाइट बनाना कितना आसान है या डिफिकल्ट है, वो हार्डनेबिलिटी है। समझिए, अभी पूरा का पूरा फील करेंगे, एक बार डेफिनेशन को पढ़ लीजिए। This relates how easily we can form the martensite in a thick section of the steel when it is quenched। बिल्कुल ठीक बात, कि यानी कि अगर मेरे पास कोई थिक सेक्शन है आपका स्टील का या आपका, अगर मैं उसे क्वेंचिंग कर रहा हूं तो मैं कितनी इजीली मार्टेनसाइट बना सकता हूं, कितनी इजीली, यानी कितनी आसानी से, कितनी आसानी से मैं मार्टेनसाइट बना सकता हूं, वो मेरी होती है हार्डनेबिलिटी।
हार्डनेस क्या था? मटेरियल की प्रॉपर्टी थी। ध्यान से सुनिए, हार्डनेस क्या था? मटेरियल की प्रॉपर्टी थी कि वो आपका रजिस्ट करता था इंडेंटेशंस को, स्क्रैचेस को, वियर एंड टियर जो कि हम अप्लाई करते थे, वो हार्डनेस थी। हार्डनेबिलिटी क्या है? कि कितनी आसानी से मैं स्टील को मार्टेनसाइट में परिवर्तन कर सकता हूं। तो सर जी, क्या ऐसा हो सकता है या ऐसा जरूरी है, या हमारे माइंड में सर जी एक डाउट आ रहा है कि अगर हार्डनेस ज्यादा हुई तो हार्डनेबिलिटी ज्यादा होगी क्या? या फिर हम कहें हार्डनेबिलिटी ज्यादा है तो सर जी इसका मतलब ये हुआ हार्डनेस ज्यादा है? मतलब कुछ कंफ्यूजन हो रहा है, समझ नहीं आ रहा। तो बच्चों ऐसा नहीं है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। मटेरियल की हार्डनेस ज्यादा हो सकती है और साथ में ही उसकी हो सकती है हार्डनेबिलिटी कम। कहने का मतलब ये है कि मटेरियल की हार्डनेस ज़्यादा है, यानी कि वो आपका रजिस्ट बहुत अच्छे से कर रहा है, लेकिन उसकी हार्डनेबिलिटी कम है। इसका मतलब अगर मैं उसे मार्टेनसाइट में कन्वर्ट करना चाहूँगा तो वो इतनी आसानी से कन्वर्ट नहीं होगा, मुझे उसमें मशक्कत करनी पड़ेगी, मुझे उसमें मेहनत करनी पड़ेगी। हार्डनेस अच्छी है लेकिन हार्डनेबिलिटी अच्छी नहीं है। और दूसरी तरफ ऐसा भी हो सकता है कि हार्डनेबिलिटी बहुत बढ़िया हो, कि भैया हार्डनेबिलिटी बहुत बढ़िया, यानी बहुत ही आसानी से कोई दिक्कत ही नहीं करनी पड़ती, मतलब कोई कुछ नहीं, मटेरियल को बस पड़ा छोड़ दो, अपने आप उसमें क्या हो जाएगी, मतलब अपने आप वो मार्टिन साइड में बदल जाएगा। वाह, इससे बढ़िया क्या चीज़ है? कोई कुछ करना ही नहीं पड़ रहा, अपने आप कोई हीटर में कुछ भी कूलिंग मीडियम वगैरह कुछ नहीं, सीधे ऐसे ही रखा छोड़ दो, भैया मार्टिन साइड में बन गया। इससे ईजी क्या होगा, यानी कि हार्डनेबिलिटी बहुत बढ़िया है, साथ में हो सकता है कि उसकी हार्डनेस बिल्कुल भी ना अच्छी हो सकता है हार्डनेस बिल्कुल भी ना अच्छी हो, और ऐसा भी हो सकता है कि हार्डनेबिलिटी और हार्डनेस दोनों ही अच्छी हो। ठीक है, तो इन वर्ड्स को आप क्या करना कि आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, मिलाना मत एक दूसरे में। हार्डनेस अलग है, हार्डनेबिलिटी अलग है। हार्डनेस क्या है? रेजिस्टेंस है, जो कि आपका इंडेंटेशन को रेजिस्ट करता है मटेरियल। हार्डनेबिलिटी क्या है? कितनी आसानी से मैं किसी स्टील के वर्क पीस को मार्टेन साइड में बदल सकता हूँ, वो मेरी हार्डनेबिलिटी है। क्या डेफिनेशन समझ में आया? क्या डेफिनेशन समझ में आया? चलिए, अब ये हो क्यों रहा है ऐसे, ये हार्डनेबिलिटी आ कैसे रही है? सर जी, ये हार्डनेबिलिटी आ कैसे रही है कि कोई स्टील आसानी से आपकी मार्टेन साइड में बदल जा रही है, कोई स्टील आपकी आसानी से नहीं बदल पा रही है, ये हार्डनेबिलिटी आ कैसे रही है? ठीक है, और वो देखते हैं, अभी अभी देखते हैं। ठीक है, नीचे क्या लिखा हुआ है उसमें पॉइंट देख लीजिए। With a more hardenable steel we can get away with a relatively slow cooling rate and still form the वही कह रहा है कि जितनी आसानी से मैं आपका मार्टेनसाइट बना सकता हूं, क्योंकि मार्टेनसाइट आप सभी को याद होगा, मार्टेनसाइट बनाने के लिए क्या करनी पड़ रही थी? क्वेंचिंग करनी पड़ रही थी। और क्वेंचिंग के लिए मुझे क्या चाहिए था? एक कूलिंग मीडियम चाहिए था, कूलिंग मीडियम चाहिए था, कूलिंग मीडियम चाहिए था ऑयल वगैरह का, जिस वाटर वगैरह का, जिसमें मुझे क्या हो, कूलिंग रेट से ज़्यादा मिले। अगर मार्टेन साइड आपको बनाना है तो कूलिंग मीडियम ढूंढ के लाना पड़ेगा भैया। पहले तो अच्छा खासा कूलिंग मीडियम लाओ अच्छी क्वांटिटी में, फिर उसे कूल कराओ। और अगर दूसरी तरफ ऐसा हो जाए कि अगर मैं स्लो कूलिंग पे, यानी कि क्वेंचिंग में क्या हुई थी, फास्ट कूलिंग, अगर यही मार्टेन साइड आपका स्लो कूलिंग पे बन जाए, एयर में ही रखा छोड़ दें, फर्नेस में ही रखा छोड़ दें और मार्टेन साइड बन जाए, वाह वाह सर जी, मजा आ जाएगा। कूलिंग मीडियम की ही नहीं जरूरत पड़ेगी हमें, कूलिंग मीडियम को ही इकट्ठा नहीं करने की, ढूंढने की जरूरत नहीं है। कूलिंग रेट्स हमें हाई नहीं चाहिए, स्लो कूलिंग रेट्स पे आपका मार्टेन साइड बन जा रहा है, ये तो मजा आ गया। यानी कि क्या है कि मैं स्लो कूलिंग पर आपका क्या कर सकता हूँ, मार्टेन सेट बना पा रहा हूँ, यानी कि उसकी हार्डनेबिलिटी अच्छी है। तो हमें क्या चाहिए, यही कि स्लो कूलिंग पे आपका क्या हो, स्लो कूलिंग पे आपका क्या हो, मार्टेन सेट बन जाए। ठीक है, अब ये हो कैसे रहा है, चलिए देखते हैं, थोड़ा सा आपको बताते हैं। देखो, ये समझ लो, केवल कॉन्सेप्ट समझ लो, हार्डनेबिलिटी और हार्डनेस क्या है। ठीक है, वो एक बार फील हो गया, समझ में आ गया, तो हार्डनेबिलिटी के टेस्ट में कुछ नहीं है। टेस्ट में क्या है, जो आपके साइंटिस्ट ने, मटेरियल साइंटिस्ट ने किए थे, क्या उन्होंने स्टेप लिए थे, क्या उन्होंने मटेरियल लिया था, वो सारी चीज़ें बस हमें देखनी है। टेस्ट में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, उनके वर्क पीस के स्पेसिमेन के क्या डायमेंशन थे, क्या तरीका था करने का, वो केवल थ्योरेटिकल है, एक बार पढ़ना है। लेकिन कॉन्सेप्ट समझ लो कि आ कहाँ से रहा है। ठीक है, वो तो हो जाएगा टेस्ट में, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, मैंने आपको क्या बताया था, सभी बच्चों को याद होगा, ध्यान से देखिए, क्वेंचिंग। सर जी, कहानी तो यहीं से ही स्टार्ट हो रही है, क्वेंचिंग। ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। क्वेंचिंग मेरी हो रही थी। अब क्या था, क्वेंचिंग में हम क्या कर रहे थे, कूलिंग मीडियम यूज कर रहे थे। ध्यान से सुनिएगा, हाई कूलिंग रेट्स वाला। ठीक है, कूलिंग मीडियम, हाई कूलिंग रेट्स। अब क्या हुआ, ये मेरे पास क्या था, मेरे पास ये टब था या बाल्टी थी, कुछ भी थी। ठीक है, इसमें पानी भरा हुआ था।
ये बताइए, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि आप हिस्ट्री टीवी 18 पे एक शो आता है आपका फॉर्ज इन फायर, क्या किसी भी स्टूडेंट ने वो देखा? एक शो आता है हिस्ट्री टीवी पर 18 पर, फॉर्ज इन फायर, पूरा खेल हीट ट्रीटमेंट का है वहां पर भैया, पूरा खेल कैसे हीट ट्रीटमेंट बिल्कुल पलट देता है खेल को, वहां पर देखिएगा, नहीं देखा तो दोबारा जाकर देखिएगा एक बार, मजा आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि मेरे पास ये आपका वाटर था, ये आपका वाटर था, मेरे पास ये मटेरियल था जिसको मैंने हीट कर चुका था, अब मुझे इसकी क्या करनी है, क्वेंचिंग करानी है। मैंने क्या करा, इस मटेरियल को इसमें डिप करा दिया, करा दिया, बिल्कुल करा दिया। अब क्या होगा, जैसे ही डिप कराया मैंने ये मटेरियल, रुको ऐसा करते हैं, इसे दूसरे कलर से बना लेते हैं, इसे दूसरा कलर से बनाते हैं, ग्रीन ले लेते हैं, ठीक है, ये मेरा मटेरियल था। अब जैसे ही मैंने मटेरियल को इसमें डाला, देखो जब मैं आपको क्वेंचेंट पढ़ाऊंगा ना, जब मैं आपको क्वेंचेंट पढ़ाऊंगा तब मजा आ जाएगा, क्यों? क्योंकि जब मैं क्वेंचेंट पढ़ाऊंगा तब मैं आपको ये कहानी बताऊंगा कि जब मैं इस मटेरियल को इस लिक्विड में यानी इस वाटर में डाल रहा हूँ, इस कूलिंग मीडियम में डाल रहा हूँ, तो कहानी क्या हो रही है, सरफेस पर क्या कहानी चल रही है, कि मतलब हीट ट्रांसफर कैसे हो रहा है, वो कहानी मैं आपको वहां बताऊंगा, तब मजा आ जाएगा। लेकिन अभी हम उसको यहाँ पर अवॉइड करते हैं, नहीं तो लेक्चर लंबा हो जाएगा, केवल हमें यहाँ हार्डनेबिलिटी समझेंगे, ठीक है। क्वेंचेंट जब पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा कि कूलिंग मीडियम में जैसे ही हम वर्क मटेरियल को या आपका वर्क पीस को डालते हैं, स्टील के पीस को डालते हैं, तो किस तरीके से आपका हीट रिमूवल होता है, किस तरीके से होता है, वो वहां देखेंगे, ठीक है, मजा आएगा, मजा आएगा। लेकिन अभी देख लेते हैं इसको। तो जैसे ही मैंने इस यहाँ पर इसको डाला, अब इतना तो समझ में आ गया आपको, इतना तो समझ में आ गया कि ये मेरा वर्क पीस था, इसके बाहर, इसके बाहर पानी, इसके बाहर देखो, सबसे पहले ये जो वाटर है इसके सरफेस के कांटेक्ट में आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, ये वाटर है आपका, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये जो वाटर था ये सबसे पहले सरफेस के कांटेक्ट में आया, यानी सरफेस आपका सबसे पहले वाटर किसको टच करेगा, सरफेस को। और वाटर इनिशियली अपने टेम्परेचर पे होगा, जिस भी रूम टेम्परेचर हम कर रहे हैं, लेकिन वर्कपीस का तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है, 600-700 डिग्री सेल्सियस आपका रहा होगा, क्योंकि ऑस्टेनाइट टेम्परेचर तक हीट करेंगे। और कहाँ वाटर का टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर 25 डिग्री से बहुत कम है, तो यानी एकदम से आपका 700 डिग्री सेल्सियस का वर्कपीस अचानक से एकदम क्या हो रहा है आपका, 25 डिग्री सेल्सियस के वाटर के कांटेक्ट में आ रहा है, तो क्या होगा, सरफेस पर मुझे मिलेंगे, क्वेंचिंग में कर रहा हूं तो सरफेस पर मुझे मिलेगा क्या, हाई कूलिंग रेट्स मिलेगा, हाई कूलिंग रेट्स मिलेंगे मेरे को, बिल्कुल मिलेंगे। दूसरी तरफ आपका क्या है, सेंटर, क्योंकि सेंटर में पानी डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं आया है मटेरियल के, तो क्या होगा, यहाँ पर कूलिंग रेट्स जो मिलेंगे मुझे आपके क्या मिलेंगे, कम मिलेंगे। तो सेंटर पे आपके क्या होंगे, सेंटर पे आपको मिलेंगे लो कूलिंग रेट्स, ठीक है, सेंटर पे आपको क्या मिलेंगे, लो कूलिंग। अब देखिए सरफेस पर हाई कूलिंग रेट्स हैं, सेंटर पर आपके लो कूलिंग रेट्स हैं, अब इससे क्या हुआ, कूलिंग रेट में डिफरेंस पैदा हो गया, कूलिंग रेट्स में डिफरेंस पैदा हो गया, डिफरेंस इन कूलिंग रेट्स, कूलिंग रेट्स में क्या समझ पा रहे हैं, कूलिंग रेट्स में कैसे डिफरेंस पैदा हो रहा है, बिल्कुल, कूलिंग रेट्स में डिफरेंस पैदा हो गया फ्रॉम सरफेस टू सेंटर, यानी सरफेस से सेंटर की तरफ मेरा क्या हुआ है, कूलिंग रेट्स में डिफरेंस, आपके सरफेस पर हाई कूलिंग रेट्स सर जी मिल रहे हैं, और मुझे सेंटर पर लो, मुझे सेंटर पर लो मिल रहे हैं। अब क्या होगा, एक चीज और समझिए, कॉमन सेंस से हमको बता दीजिए कि सरफेस पर आपके हाई कूलिंग रेट्स मिल रहे हैं, और जब हाई कूलिंग रेट्स हम देते हैं और ये कूलिंग रेट्स आपके क्रिटिकल कूलिंग रेट से ज़्यादा है, तो हाई कूलिंग रेट्स पर क्या किस चीज़ के बनने के चांसेस होंगे, आपके फॉर्मेशन ऑफ मार्टेनसाइट, ठीक है, किसके, मार्टेनसाइट के फॉर्मेशन के चांस, यानी कि सरफेस पर मेरा क्या होगा, ये क्या होगा, ये फॉर्मेशन टू मार्टेनसाइट, सरफेस पर क्या होगा, इतना बढ़िया कूलिंग रेट मिलेगा कि मार्टेनसाइट तुरंत बन जाएगा। लेकिन मेरे क्या है, सेंटर पर लो कूलिंग रेट्स हैं, और लो कूलिंग रेट्स होंगे तो सर जी ट्रिपल टी डायग्राम हमें याद है, लो कूलिंग रेट्स पर हमको मिलता था परलाइट, यानी कि आपका यहाँ पर क्या होगा, सेंटर पे चांसेस किसके होंगे, सेंटर पे चांसेस होंगे आपके क्या बनने के, फॉर्मेशन ऑफ परलाइट,
क्या सेंटर पे परलाइट बनने के चांसेस होंगे? बिल्कुल होंगे। यानी कि सरफेस पे हाई कूलिंग रेट्स हैं तो मार्टेनसाइट बनेगा, सेंटर पर मेरे क्या होंगे? आपका परलाइट बनेगा। अब सभी बच्चों को याद है, अब सभी बच्चों को ये पता है, अब सभी बच्चों को क्या पता है सर जी? कि सभी बच्चों को पता है कि मार्टेनसाइट होता है हार्डेस्ट फेस। होता है हार्डेस्ट फेस? बिल्कुल होता है। परलाइट आपका होता है कैसा? हार्ड नहीं होता है ये, ठीक है, हार्ड नहीं होता है, ठीक है। तो क्या हुआ? ये आपका हार्डेस्ट है, ये आपका इतना हार्ड नहीं है, ठीक है। ये आपके इसके हार्डनेस में ऐसे लिख देता हूं इसको, इसकी हार्डनेस क्या है? बहुत लो है, ठीक है, यानी ये डक्टाइल है बेसिकली, ठीक है। तो क्या हुआ? जब ये मैं यहाँ सरफेस से, जब मैं सरफेस से सेंटर की तरफ जा रहा हूं तो हार्डनेस, बस फील करते चले जाओ, हार्डनेस डिक्रीज होती चली जा रही है। देखिए सरफेस पे क्या था? मार्टेनसाइट बना सबसे ज्यादा हार्ड, सेंटर पे मेरा सर जी परलाइट बनने के चांस ज्यादा है क्योंकि कूलिंग रेट्स कम मिल रहे हैं तो परलाइट का फॉर्मेशन हो सकता है, इसीलिए सेंटर पे क्या होगा? आपका हार्डनेस ज्यादा नहीं होगी। क्या मुझे सरफेस से लेके सेंटर तक जाने पर हार्डनेस मेरी कम हो रही है? बिल्कुल हो रही है, यानी कि यहाँ पर मुझे हार्डनेस ज्यादा मिल रही है, यहाँ पर मुझे हार्डनेस ज़्यादा मिल रही है और सेंटर पे मुझे हार्डनेस क्या मिल रही है? कम मिल रही है। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि क्या होगा? यानी कि मैं कह सकता हूँ कि आपका क्या होगा? ग्रेडियंट ऑफ हार्डनेस एग्जिस्ट करेगा। कोई भी मटेरियल मेरा होगा, जब मैं उसे आपका डिप कराऊंगा, क्वेंचिंग कराऊंगा, तो ग्रेडियंट ऑफ हार्डनेस आपका क्या कर जाएगा? आपका एग्जिस्ट करेगा फ्रॉम सरफेस टू सेंटर। तो ग्रेडियंट ऑफ हार्डनेस आपका क्या करेगा? एग्जिस्ट करेगा फ्रॉम द सरफेस। समझ में आया? ग्रेडियंट मतलब क्या है? कि जैसे जैसे मैं सरफेस से सेंटर की तरफ मूव कर रहा हूँ एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक मेरा क्या हो रहा है? हार्डनेस सरफेस पे ज़्यादा थी और आपकी हार्डनेस सेंटर पे कम थी और वो क्या होती जा रही है? आपकी डिक्रीज होती जा रही है। वो क्या हो रही है? डिक्रीज। तो ग्रेडियंट आपका एक डेवलप हो गया। इसको अगर मैं ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ ये इस तरीके से हार्डनेस का ग्राफ, तो ये बना आपका। यानी कि अगर मैं यहाँ मटेरियल ड्रॉ करता हूँ, ये मेरा सेंटर, ये मेरा सरफेस, ये मेरा सेंटर, ठीक है, यहाँ तक आपका जा रहा है, तो सरफेस पे हार्डनेस मुझे मिलेगी बहुत बढ़िया, सेंटर पे कम मिलेगी, ठीक है, कम मिलेगी। तो मेरा जो वेरिएशन हुआ कुछ इस तरीके से जाएगा। ये आपका क्या हो गया? हार्डनेस का वेरिएशन। अब समझ में आया कहानी क्या है? अभी तो अभी रुको, अभी तो बस सुनते चले जाओ, ठीक है। हार्डनेस क्या हो गया? ये वेरिएशन ऑफ हार्डनेस। कैसे मेरी हार्डनेस बदल रही है सरफेस से आपकी सेंटर की तरफ जाते हो। अब कहानी क्या होती है? तो मैंने बताया कि ये तो आपका हर स्टील, कोई भी स्टील आप लोगे उसके लिए कॉमन रहेगा, ये कहानी चलेगी। यानी कि आप डालोगे आपका इस तरीके से वेरिएशन देखने को मिलेगा। अब क्या होता है? स्टील भी होती है कई कई टाइप की सर जी, स्टील भी होती हैं कई कई टाइप की और हर स्टील की अपनी कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और उसकी क्या होंगी? कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग हैं, तो उनकी ट्रांसफॉर्मेशन कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि जब उस स्टील को बनाया होगा, जब ट्रांसफॉर्मेशन हुआ होगा, वो चीज भी, वो प्रोसेस भी थोड़ा अलग अलग रहा होगा। यानी कि आपका इतने टाइप्स की स्टील हैं तो उनका ट्रांसफॉर्मेशन कैरेक्टरिस्टिक्स भी अलग अलग रही होंगी। ट्रांसफॉर्मेशन कैरेक्टरिस्टिक्स भी आपकी क्या रही होंगी? अलग अलग रही होंगी। तो यहाँ मैं आपको लिख देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं कि आपका जो भी स्टील है, ईच ग्रेड ऑफ स्टील लिख लो, ईच ग्रेड, ठीक है, ईच ग्रेड होता है आपका अलॉय स्टील है या प्लेन कार्बन, कोई भी स्टील है, उनकी ट्रांसफॉर्मेशन कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? अपनी खुद की अलग अलग होंगी, ठीक है। ईच ग्रेड ऑफ स्टील हैज इट्स ओन ट्रांसफॉर्मेशन कैरेक्टरिस्टिक्स। बिल्कुल सही बात सर जी, हर एक स्टील की अपनी ट्रांसफॉर्मेशन कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, ठीक है, अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। अब इसकी वजह से क्या होगा? इसकी वजह से क्या होगा? इसकी वजह से क्या होगा? कि इसकी वजह से क्या होगा कि जो मेरा आपका सरफेस से सेंटर की तरफ जो मुझे हार्डनेस वेरिएशन देखने को मिल रहा था वो अलग अलग होगा। यानी कि किसी किसी स्टील में तो क्या होगा? देखने को मिलेगा कि ज्यादा ज्यादा डेप्थ तक, देखिए यहाँ तक किसी किसी स्टील में देखने को मिलेगा ज्यादा डेप्थ तक मुझे अच्छी खासी हार्डनेस मिल रही है, किसी किसी स्टील में देखने को मिलेगा कि मुझे कम डेप्थ तक हार्डनेस मिल रही है, उसके बाद परलाइट फॉर्मेशन मुझे देखने को मिल रहा है। किसी किसी स्टील में देखने को मिलेगा कि मुझे बहुत ही कम आपकी हार्डनेस, आपकी जो डेप्थ है वहां तक देखें, उसके बाद परलाइट। किसी किसी स्टील में आपको देखने को मिलेगा कि आपका सरफेस
से सेंटर यानी थ्रू आउट आपको क्या है, हार्डनेस अच्छी देखने को मिल रही है। तो वो किस पर डिपेंड कर रहा है, स्टील की ट्रांसफॉर्मेशन कैरेक्टरिस्टिक पे। यानी इसकी वजह से हम क्या कह सकते हैं कि हर स्टील में क्या होगा, डिफरेंट डेप्थ होंगी आपकी, डिफरेंट डेप्थ होंगी आपकी, गहराई, डेप्थ मतलब गहराई, डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन, ठीक है, ऑफ हार्डनेस, कि कहाँ तक मेरी हार्डनेस पहुंची है उसकी अलग अलग डेप्थ होगी। क्योंकि हार्डनेस का देखियो वेरिएशन मैंने बता दिया, कोई भी होगी, सरफेस पे ज्यादा होगी, सेंटर पे कम होगी, लेकिन कितनी डेप्थ तक, क्योंकि अलग अलग स्टील की अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशन कैरेक्टरिस्टिक, तो उनकी अलग अलग डेप्थ तक हार्डनेस क्या होगी आपकी, अलग अलग होगी। तो डिफरेंट डेप्थ ऑफ दी हार्डनेस होगी आपकी अक्रॉस दी क्रॉस सेक्शन, अक्रॉस क्रॉस सेक्शन होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी। और यही 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 इसी को मेजर करने के लिए कि किस स्टील में, किस वर्क पीस में मेरी कितनी डेप्थ तक, कितनी डेप्थ तक आपकी हार्डनेस है, कितनी डेप्थ तक अच्छी खासी, मतलब हार्डनेस है का मतलब क्या है, कितनी डेप्थ तक मेरा मार्टेनसाइट बना हुआ है और उसके आगे परलाइट है, कितनी डेप्थ तक मेरा मार्टेनसाइट बना हुआ है। इसी को मेजर करने के लिए, इसी को मेजर करने के लिए, इसी को मेजर करने के लिए, इसी को मेजर करने के लिए मेजर ऑफ दिस प्रॉपर्टी, इसी प्रॉपर्टी को मेजर करने के लिए कि मेरी कितनी डेप्थ तक हार्डनेस बना है, क्योंकि हार्डनेस का वेरिएशन जाएगा, यहाँ परलाइट होगा, हो सकता है यहाँ तक आपका परलाइट हो और उसके पहले हार्डनेस, तो कितनी डेप्थ तक, कितनी डेप्थ तक मेरा आपका मार्टेनसाइट बना हुआ है, उसी प्रॉपर्टी को मेजर करने के लिए टर्म आया हार्डनेबिलिटी। क्योंकि जहां तक मेरा आपका क्या होगा, जहां तक मेरा आपका मार्टेनसाइट होगा वहां तक हार्डनेस क्या होगी, अच्छी होगी, वहां तक आपकी क्या होगी, हार्डनेस अच्छी होगी। अब समझ में आया कि हार्डनेबिलिटी है क्या। आई होप अब क्लियर हो गया होगा कि एक्चुअली में हार्डनेबिलिटी है क्या। ठीक है, हार्डनेस अलग कहानी थी, अलग कहानी थी, रेजिस्टेंस कर रहा था स्क्रैचेस को, वियर एंड टियर को, मटेरियल। यहाँ हम चेक कर रहे हैं कि अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन मुझे कितनी डेप्थ तक हार्डनेस अच्छी मिल रही है, कितनी डेप्थ तक मेरे को मार्टेनसाइट मिल रहा है, उसके बाद मेरा परलाइट मिल रहा है, वो पता करने के लिए, वो डेप्थ को पता करने के लिए हम क्या करते हैं, यूज करते हैं टर्म हार्डनेबिलिटी, हार्डनेबिलिटी। अब खुद बताइए, जो मटेरियल सरफेस से लेके सेंटर तक, जो मटेरियल सरफेस से लेके सेंटर तक थ्रू आउट उसकी हार्डनेस बढ़िया है, थ्रू आउट मार्टेनसाइट आपका बना हुआ है, तो मैं क्या कहूंगा, उसकी हार्डनेबिलिटी बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया। और जो मटेरियल आपका कम डेप्थ तक बना हुआ है उसकी हार्डनेबिलिटी थोड़ी खराब, बिल्कुल खराब। तो ये जो मेजर है इस डेप्थ को मेजर करने का, या ये जो प्रॉपर्टी है आपके डेप्थ को मेजर, जो आपकी डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन को मेजर करने की जो प्रॉपर्टी है वो क्या है आपकी, हार्डनेबिलिटी। उसको हम कैसे मेजर करेंगे, विद द हेल्प ऑफ द हार्डनेबिलिटी। तो मैं क्या कह सकता हूँ, थोड़ा सा मैं डिलीट यहाँ पे इरेज करता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो मैं क्या कह सकता हूँ, अब मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा, फील आ गया होगा कि हार्डनेबिलिटी बेसिकली है क्या, हार्डनेबिलिटी, हार्डनेबिलिटी बेसिकली है क्या। इसको भी यहाँ से हटाते हैं। चलिए 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 चलिए, तो मैं कह सकता हूँ कि हार्डनेबिलिटी मेरी क्या है, हार्डनेबिलिटी में क्या कह सकता हूँ कि आपका ससेप्टिबिलिटी ऑफ स्टील टू हार्डनिंग व्हेन क्वेंच, जब हम उसे क्वेंच कर रहे हैं, किसी भी स्टील को मैं क्वेंच कर रहा हूँ तो किस हद तक आपकी मार्टेनसाइट में बदल रही है, किस हद तक वो आपकी हार्ड हो जा रही है, वो मेरी क्या है, हार्डनेबिलिटी। ठीक है, किसी भी तरीके से समझ लीजिए, मैंने आपको जितने पॉसिबल वेज हो सकते थे उतने तरीके से मैंने आपके समझाने की कोशिश की कि हार्डनेबिलिटी क्या है और हार्डनेस क्या है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। सभी बच्चे बताइए, क्या आपको ये क्लियर हो गया। सभी बच्चे, ये आपका क्वेंच लिखा हुआ है, क्वेंच्ड, ठीक है, क्वेंच्ड, ठीक है। क्या सभी बच्चे बताइए आपको ये क्लियर हो गया। अब देखो इस हार्डनेबिलिटी के बेसिस पर ही आपका स्टील का क्लासिफिकेशन होगा, वो हम नहीं देख रहे, ज़्यादा कुछ नहीं है उसमें। एक आपकी होती है सैलो, हार्डनेबिलिटी के बेस पे सैलो डेप्थ, सैलो सैलो हार्डनिंग स्टील, और एक आपकी होती है आपकी डीप हार्डनिंग, ठीक है, डीप हार्डनिंग स्टील। ठीक है, तो हार्डनिंग के बेस, हार्डनेबिलिटी के बेसिस पर दो तरीके के स्टील हो, मतलब वही है कि जिसमें कम डेप्थ तक आपकी क्या होगी, हार्डनेस देखने को मिलेगी, वो सैलो हार्डनेस हार्डनिंग स्टील मानेंगी। जिनमें हमें थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन डीप, मतलब बहुत अंदर सेंटर तक जाकर हमें हार्डनेस मिल रही है, वो आपकी डीप हार्डनिंग स्टील हो जाएंगी। क्या सभी बच्चों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया।
क्या सभी बच्चों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? सभी बच्चे बताएंगे क्या सभी बच्चों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? फटाफट बता दीजिए। अगर समझ में आया है बच्चों तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। आप लोगों के कमेंट बिल्कुल नहीं आते हैं, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछता हूँ लेक्चर के बीच में, उसका भी आप लोग जवाब नहीं देते हैं। कोशिश कीजिए आप उसका जवाब दीजिए। लेक्चर अच्छा लग रहा है, कॉन्सेप्ट समझ में आया तो कमेंट करके बताइए, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले कि हाँ आप लोग कुछ पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं। ठीक है, जब मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए तो मुझे भी आप लोगों का थोड़ा सपोर्ट चाहिए कि हाँ आप लोगों भी अपना मेरी तरफ क्या दिखाएं, थोड़ा प्यार दिखाएं। कमेंट करें, जो चीज़ मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जो आपको डाउट है वो लिख कर बताएं। लेक्चर को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ना ही आप लोग शेयर करते हैं, मुझे बड़ा दुख होता है आप लोग शेयर भी नहीं करते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा और आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे, उनको भी तो ये चीज़ पता चले यार। जो बच्चा है, जो अच्छी चीज़ जिसको जहाँ मिल रही है ज़्यादातर लोगों तक पहुँचेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा होगा। तो आप शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, लेक्चर को आगे प्रोसीड करते हैं। उससे पहले आप ये बता दीजिए यहाँ तक सारा का सारा क्लियर हुआ या नहीं हुआ? सारी चीज़ें आपको समझ में आई या नहीं आई? सारी चीज़ें आपके माइंड में, ब्रेन में आपकी एकदम बैठ गई कि नहीं बैठी? बिल्कुल बताइए। जी सर, हमारे माइंड में सारी की सारी चीज़ें समझ में आ चुकी हैं। अब चलिए आगे चलते हैं। तो वही क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ हार्डनेबिलिटी, ये पढ़ लीजिए पूरा। मैंने आपको इतना टाइम देकर समझाया, अब आपको सिग्निफिकेंस समझ में आ गया होगा। इसे रीड कर लीजिए। क्या है, फॉर हीट ट्रीटमेंट हार्डनेबिलिटी इज अ वेरी यूजफुल एंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द स्टील। ठीक है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। क्या करता है, इट डिटरमाइंस द रेट एट विच द गिवन स्टील शुड बी क्वेंच। ठीक है, किस रेट से मुझे किसी स्टील को क्वेंच करना है वो मुझे बता देता है। दूसरा, दिस ऑल्सो टेल्स अबाउट द मैक्सिमम हार्डनेस डेट कैन बी अचीव्ड ऑन द सरफेस, कि सरफेस पर मुझे मैक्सिमम हार्डनेस कितनी मिल जाएगी, वो भी मैं विद द हेल्प ऑफ हार्डनेबिलिटी बता सकता हूँ। तो ये इंपॉर्टेंस है, ये सिग्निफिकेंस है हार्डनेबिलिटी का। आई होप आप सभी बच्चों को ये क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई भी डाउट अब नहीं रहा होगा। चलिए चलिए सर जी, बिल्कुल क्लियर हो गया है सिग्निफिकेंस ऑफ हार्डनेबिलिटी। अब स्टार्ट करते हैं हार्डनेबिलिटी के टेस्ट। कि हार्डनेबिलिटी का तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, और सबसे इंपॉर्टेंट वही था कि हार्डनेबिलिटी है क्या चीज़। हार्डनेबिलिटी है क्या चीज़, और आपका हार्डनेस और हार्डनेबिलिटी में क्या डिफरेंस है, वो भी मैंने आपको पूरा क्लियर कर दिया। कन्फ्यूज मत होना। हार्डनेस ज़्यादा है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हार्डनेबिलिटी ज़्यादा होगी, हार्डनेबिलिटी कम हो सकती है। समझ में आया? अगर आपकी हार्डनेबिलिटी कम है तो ज़रूरी नहीं है कि हार्डनेस भी कम होगी, हो सकता है हार्डनेस ज़्यादा हो। ठीक है, कंबाइन मत करना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। हार्डनेस को अलग रखिए, हार्डनेबिलिटी को अलग रखिए। क्या क्लियर हो गया? क्या क्लियर हो गया? चलिए अब हम बात कर लेते हैं। ठीक है सर जी, ये हार्डनेबिलिटी बता दिया कि आपका कितनी डेप्थ तक, वो डेप्थ कैसे पता करेंगे, कितनी डेप्थ तक आपको हार्डनेस अच्छी मिल रही है, यानी कि कितनी डेप्थ तक आपको मार्टेसाइट मिल जा रहा है, वो कैसे पता करेंगे? कुछ तो तरीके होते होंगे। तो जी हाँ, कुछ इन आपके मटेरियल साइंटिस्ट ने आपके तरीके निकाले थे। सबसे पहला जो आता है, इसमें दो टेस्ट हम आपको यहाँ पर बताएंगे। एक ग्रॉसमैन्स क्रिटिकल डायमीटर मेथड होता है आपका, एक आपका जोमनी एंड क्वेंच टेस्ट होता है। दोनों ही हम टेस्ट को, हार्डनेबिलिटी टेस्ट को यहाँ पर पढ़ेंगे, समझेंगे और सारी चीज़ें आपको क्लियर। इसमें देखो ज़्यादा कुछ नहीं है, टेस्ट कैसे होता है, क्या मटेरियल यूज़ किया था, क्या उन्होंने तरीका लगाया था, बस वही चीज़ देखनी। इसमें एज सच कॉन्सेप्चुअल कुछ भी नहीं है। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल क्या था, हार्डनेबिलिटी को समझना, वो मैंने आपको बता दिया है। टेस्ट में केवल हम देखेंगे किस तरीके से टेस्ट परफॉर्म किया गया था, क्या वर्कपीस होता है, क्या मटेरियल होता है, क्या चीज़ से हम इस टेस्ट में क्या पता चलता है। ठीक है, चलिए तो ग्रॉसमैन की बात करते हैं। तो सबसे पहले आपका जो हार्डनेबिलिटी का टेस्ट है, सबसे पहले जो आपका हार्डनेबिलिटी का टेस्ट है वो आपका कौन सा है, ग्रॉसमैन्स क्रिटिकल डायमीटर मेथड। ग्रॉसमैन्स क्रिटिकल डायमीटर मेथड आपका पहला, आपका क्या है, हार्डनेबिलिटी को मेजर करने। यहां मैं लिख देता हूं, ये आपके क्या है, हार्डनेबिलिटी टेस्ट आपके यहां से स्टार्ट हो गए। तो देखिए आपका किसने का, आपका बताया था M.A. ग्रॉसमैन आपके साइंटिस्ट से, उन्होंने ये आपका टेस्ट दिया था। ठीक है, ये क्या है, डायरेक्ट मेथड है आपका हार्डनेबिलिटी को मेजर करने का। इट इज द डायरेक्ट मेथड। मैंने पहले बताया, इसमें कुछ ज़्यादा देखिए क्या है, क्या टेस्ट है वही देखना है। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ ऐसा कंसेप्ट है नहीं, तो केवल जो लिखा हुआ है उसको हम आपको बताते चले जाते हैं। केवल देखते जाइए, आप सुनते चले जाइए, सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो डायरेक्ट मेथड है आपका किसको, हार्डनेबिलिटी को मेजर करने का इन टर्म्स ऑफ द क्रिटिकल डायमीटर। इसमें क्या करते हैं, क्रिटिकल डायमीटर के टर्म्स में हार्डनेबिलिटी होता कैसे है। ठीक है, होता क्या है, अब देखो ग्रॉसमैन ने क्या करा था। ग्रॉसमैन, क्योंकि पहले आपका सबसे पहला टेस्ट ये दिया है ग्रॉसमैन ने, पहले इतनी आपकी टेक्नोलॉजी वगैरह नहीं थी, चीज़ें नहीं थी। तो ग्रॉसमैन ने क्या करा, अलग अलग साइज के इन्होंने क्या ली थी, ट्यूब्स कह लो या बार्स कह लो, चलो बार्स कह लो। ठीक है, स्टील के बार्स लिए थे। ठीक है, स्टील के बार्स लिए थे। ठीक है, ट्यूब में समझने में कंफ्यूजन है कि बार ही लिए थे उन्होंने। ठीक है, बार मतलब आपकी रॉड,
या आप कह सकते हो स्टील की रॉड ली थी अलग अलग साइज की, ठीक, अलग अलग यानी एक इस डायमीटर की, एक इससे थोड़े से ज़्यादा डायमीटर की, एक इससे थोड़े से ज़्यादा डायमीटर की, ठीक है, एक इससे ज़्यादा डायमीटर की, इस तरीके से उन्होंने काफ़ी सारे स्पेसिमेन ले लिए थे। अब इन्होंने क्या करा, क्वेंचिंग मीडियम एक इन्होंने लिया, क्वेंचिंग मीडियम मतलब जिसमें इनकी कूलिंग कराई जाएगी, क्वेंचिंग मीडियम सबके लिए इन्होंने सेम रखा, ठीक है, क्वेंचिंग मीडियम सेम रखेंगे तो जिससे क्या होगा, कूलिंग रेट सबके लिए क्या होंगे, सेम होंगे, क्योंकि क्वेंचिंग मीडियम सेम है तो कूलिंग रेट्स भी आपके क्या होंगे, सेम, क्योंकि जब कूलिंग रेट सम होगा तभी मैं पता कर पाऊंगा कि किस मटेरियल में, किस मेरे स्पेसिमेन में कितनी हार्डनेस आपकी कहाँ तक हो पाई है, कहाँ तक हार्डनेस आपकी किसमें, कितना मार्टेनसाइट आपका बन पाया है। तो कूलिंग रेट्स इन्होंने क्या मतलब कंडीशन इन्होंने क्या रखी थी, हर आपकी स्टील रॉड के लिए आइडेंटिकल, तो हर स्पेसिमेन के लिए, हर स्टील रॉड्स के लिए इन्होंने क्या रखा था आपका, आइडेंटिकल कंडीशन रखी थी, डिफरेंट डिफरेंट डायमीटर्स के इन्होंने क्या लिए थे, स्टील रॉड्स ली थी, नंबर ऑफ स्टील बार्स लिए थे, आप जैसा कि यहाँ पर देख सकते हो, ये बार नंबर 1, ये बार नंबर 2, अलग अलग डायमीटर के आपके बार्स हैं, इन्होंने अलग अलग डायमीटर के बार लिए थे, ठीक है। अब बात आती है, ठीक है, अलग अलग डायमीटर के तो ले लिए, इनकी लेंथ क्या थी, तो इनकी लेंथ क्या थी, जो इनका डायमीटर था बच्चों, जो इनका डायमीटर था, कम से कम इसके डायमीटर की 5 गुनी तो होनी ही चाहिए, जो लेंथ है इन रॉड की, इन स्टील रॉड्स की या बार्स की, उनकी लेंथ क्या होनी चाहिए, इनके डायमीटर की कम से कम 5 यानी 5 टाइम्स ऑफ द डायमीटर से ज़्यादा ही होनी चाहिए। तो लेंथ कितनी थी इनकी, एटलीस्ट 5 टाइम्स द डायमीटर टू अवॉइड द एंड इफेक्ट्स को अवॉइड करने के लिए, ठीक है। अब जितने भी आपके बार थे, ऑल द बार्स विद स्मॉलर डायमीटर आर इफेक्टिवली हार्डनर। अब जब इनको देखा गया, हमने क्या करा, कूलिंग मीडियम इनको हीट करके कूलिंग मीडियम में डाला गया, तो क्या देखा, जितने भी आपके स्मॉल डायमीटर्स के बार थे वो आपके अच्छे खासे आपके क्या हो गए, हार्ड हो गए। लेकिन जो आपके ज़्यादा वाले थे, जिनके डायमीटर ज़्यादा था, वो आपके अच्छे खासे, मतलब उसमें क्या था, सरफेस पे हार्डनेस अच्छी मिल रही थी, लेकिन आपके सेंटर पर नहीं मिल पाई थी, जो मैंने अभी आपको पीछे कॉन्सेप्ट बताया। यानी कि अगर मेरा कम डायमीटर का बार है, कम डायमीटर का बार है, खुद बताइए, एक मेरा इस डायमीटर का बार है, एक मेरा इस डायमीटर का बार है, एक मेरा इस डायमीटर का बार है, अब खुद बताइए कि इसके सरफेस पे कूलिंग रेट्स ज़्यादा होंगे, इसके सरफेस पे भी कूलिंग रेट ज़्यादा होंगे, इसके सरफेस पे, सबके सरफेस पे कूलिंग रेट ज़्यादा होंगे। लेकिन लेकिन पहले वाले के और आपका जो आपका स्पेसिमेन है, जो स्टील रॉड है, उसके सरफेस और सेंटर के बीच का डिस्टेंस क्या है, कम है। दूसरे वाले के सेंटर और सरफेस का डिस्टेंस पहले वाले से ज़्यादा है, तीसरे वाले का उन पहले 2 से ज़्यादा है, और चौथे वाले का आपका पहले तीनों से ज़्यादा है डिस्टेंस। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका हार्डनेस ग्रेडियंट है, ठीक है, हार्डनेस ग्रेडियंट है, क्या होगा, इसमें आपका क्या होगा, हार्डनेस आपकी जाएगी, और इस तरीके से, यानी इसमें आपको हार्डनेस अच्छी मिल जाएगी, यहाँ आपका हार्डनेस ग्रेडियंट क्या हो जाएगा, कम होगा। यहाँ पर हार्डनेस फर्स्ट वाले में क्या होगा, हार्डनेस ग्रेडियंट क्या था, हार्डनेस अपॉन जो आपका सरफेस से सेंटर की तरफ डिस्टेंस था। जब ये मेरा आपका क्या है, ये मेरा क्या है, कम है पहले वाले में, तो आपको हार्डनेस ग्रेडियंट पहले वाले में ज़्यादा मिलेगा, यानी कि हार्डनेस लगभग लगभग कैसी रहेगी, सेम रहेगी, जो आपके छोटे डायमीटर के स्पेसिमेन था, जो छोटे डायमीटर की बार थी। अब जैसे ही डिस्टेंस बढ़ाता चला जाऊंगा, तो क्या होगा, कूलिंग रेट्स कम होते चले जाएंगे, सेंटर की तरफ बिल्कुल होते चले जाएंगे, हार्डनेस कम होती चली जाएगी, बिल्कुल होती चली जाएगी। उसमें क्या होगा, आपका एक पर्टिकुलर डेप्थ तक आपको क्या मिलेगा, मार्टेनसाइट मिलेगा। तो यही देखा गया कि जितने भी छोटे डायमीटर के जो आपके क्या थे, स्टील रॉड्स थी, बार थी, वो लगभग क्या हो गई, आपकी अच्छी खासी हार्ड हो गई थी। जैसा कि यहाँ पहले वाले में देख सकते हो, ये जो पहली रॉड थी, जिसमें इन्होंने डायमीटर लिया था कितना, आपका 1/2 इंच का डायमीटर लिया था आपका, तो इसमें देखिए हार्डनेस वेरिएशन ऐसा ज़्यादा देखने को, लगभग आपका बराबर बराबर सा ही रहा था, ठीक है, हार्डनेस। लेकिन क्या हुआ, जैसे जैसे डायमीटर बढ़ाते चले गए, हार्डनेस आपकी क्या हुई, स्टार्टिंग हुई सरफेस पे तो ज़्यादा होगी, बिल्कुल होगी सरफेस पे ज़्यादा, और धीरे धीरे क्या होगी, सेंटर की तरफ कम होती चली जाएगी, ये कम होती चली गई। फिर उन्होंने क्या करा, दूसरे बड़े वाले में देखा, तो हार्डनेस आपकी और कम होती चली गई, और कम होती चली गई, ठीक है। एक पॉइंट ऐसा आया, एक पॉइंट आपका ऐसा आया, जहां पर क्या हुआ कि आपको मार्टेनसाइट, यहाँ तक आपका क्या था, यहाँ तक आपका हार्डनेस अच्छी खासी थी, सरफेस पे कम होती गई, कम होती गई, कम होती गई, वो हार्डनेस मिल गई उस पॉइंट पर मेरे को, जो कि आपकी किसकी हार्डनेस होती है, परलाइट की। ये एक पॉइंट ऐसा आया, मुझे इतनी हार्डनेस मिली जितनी आपकी परलाइट की होती है, यानी कि मार्टेन, उस पॉइंट पर क्या हुआ, मार्टेनसाइट फॉर्मेशन हो गया खत्म। यानी कि यहाँ तक आपका मार्टेनसाइट मिल रहा था, ठीक है, यहाँ पर मुझे एक बिल्कुल सेंटर पे क्या मिला, परलाइट वाली आपको देखने को मिली, क्या, हार्डनेस, यानी इस बिल्कुल सेंटर पे थोड़ा सा परलाइट आपका बन गया था। लेकिन मैंने क्या करा, डायमीटर और बड़ा ले लिया, मैंने 1.5 इंच का डायमीटर ले लिया, तो क्या हुआ, मेरा हार्डनेस इस आपकी सरफेस पे ज़्यादा, बिल्कुल ज़्यादा, कम होती गई, कम होती गई, कम होती गई, कम होती गई, कम होती, लेकिन जैसे ही मुझे वो पॉइंट मिला जहां पर आपका क्या होता है, हार्डनेस आपकी परलाइट वाले, परलाइट की जितनी हार्डनेस होती है, वो पॉइंट मिल जाता है,
ठीक है, सेंटर से पहले मिल गया। इसका मतलब क्या है कि यहाँ तक तो मुझे पूरा मार्टेनसाइट मिल रहा था, मार्टेनसाइट वाली हार्डनेस मिल रही थी, लेकिन अब इन पॉइंट्स के बीच में क्या होगा, ये जितना भी एरिया है स्टील रॉड का, ये क्या बना होगा, ये परलाइट बना होगा, क्योंकि इसकी हार्डनेस कितनी मिल रही है, जितनी आपकी परलाइट की होती है। ये जितना भी रीजन है आपका आपका सरफेस से लेकिन पॉइंट्स तक, ये रीजन आपका कौन सा है, ये हार्डनेस वाला है। ठीक है, ये हार्डनेस वाला है, यानी कि इन पॉइंट्स पर मेरे को क्या है, इसमें 50% मेरे को मार्टेनसाइट और 50% मुझे क्या मिला, परलाइट मिला। समझ में आया? तो इस तरीके से आपका क्या किया गया, एक्सपेरिमेंट किया था ग्रॉसमैन ने, और एक्सपेरिमेंट करने के बाद निकाला एक क्रिटिकल डायमीटर। क्रिटिकल डायमीटर वो डायमीटर था जहां पर मुझे क्या मिल रही थी, उस डायमीटर में जब हम चेक कर रहे थे, कूलिंग कर रहे थे, तो 50% मार्टेनसाइट और 50% मुझे परलाइट देखने को मिल जा रहा था। तो वहां पर हमने क्या कहा कि ये मेरा क्रिटिकल डायमीटर होगा, जो कि आपका नंबर 3 दिख रहा है, यहाँ परलाइट फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया, यानी ये वाला आपका कह सकते हो कि एक तरीके क्रिटिकल डायमीटर आपका रहा होगा। ठीक है, समझ में आया? पढ़ते हैं आगे क्या बोल रहा है, एज द डायमीटर ऑफ द रॉड इंक्रीजेज, जैसे जैसे मैं डायमीटर को बढ़ाते चला गया, द कूलिंग रेट एट द सेंटर ऑफ द स्टील बार डिक्रीजेज, जो मैंने आपको यहाँ भी कहानी पूरी बताई थी ग्रेडियंट वाली। ठीक है, जैसे जैसे मैं आपका स्टील रॉड के डायमीटर को बढ़ाता चला जाऊंगा, तो आपका कूलिंग रेट जो सेंटर में कम होंगे, और कूलिंग रेट कम होंगे तो क्या होगा, परलाइट का फॉर्मेशन होगा, बिल्कुल होगा, जिसकी वजह से क्या होगी, हार्डनेस की वैल्यू डिक्रीज होगी, होगी, बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी। समझ में आया? चलिए, अब क्या कह रहे हैं यहाँ पर, द पोर्शन ऑफ द सेक्शन विच कंटेन्स मोर देन 50% मार्टेनसाइट, जिसमें आपका वो सेक्शन जिसमें 50% से ज्यादा मार्टेनसाइट था। ठीक है, ये देखिए, जिसमें आपका ये जो सेक्शन है, यहाँ पर आपका 50% से ज्यादा मार्टेनसाइट है, उसको हम बोलते हैं हार्डन रीजन, क्योंकि मार्टेनसाइट है तो वो रीजन तो हार्ड हो गया, बिल्कुल हो गया, उस रीजन को बोलेंगे, उस रीजन को क्या बोलेंगे, हार्डेंड रीजन बोलेंगे। और जहां पर आपका 50% मार्टेनसाइट से कम है, कौन सी थी आपकी, ये वाला रीजन, इसको मैं दूसरे कलर से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ये जो रीजन है, ये जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है, यहाँ पर 50% से मार्टेनसाइट से कम है हार्डनेस, तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये परलाइट वाला रीजन हो जाएगा। उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे अनहार्डेंड रीजन। समझ में आया? बिल्कुल कुछ है ही नहीं, सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस वाली बात चल रही है, और कुछ भी नहीं है, एक्सपेरिमेंट होते ही ऐसे हैं। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, इन राउंड बार द एरिया कंटेनिंग लेस देन 50, वही बात कह रहा है, जिसमें एरिया आपका कम होगा अनहार्डन, और जिसमें ज्यादा होगा वो आपका क्या हो जाएगा, है ना, उसमें फाइन परलाइट होगा आपका। ठीक है, अब ये मेन पॉइंट आपका ये है, द जो जोन ऑफ 50% मार्टेनसाइट, वो जोन है आपकी 50% मार्टेनसाइट और आपकी कैन बी इजीली डिस्टिंग्विश, यानी जहां पर आपका 50% मार्टेनसाइट और उसके बाद आपका परलाइट देखने को मिल रहा है, उस जोन को हम आपका इचिंग से क्या कर सकते हैं, इजीली हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। द हार्डनेस चेंजेस मोस्ट रैपिडली, यानी कि आपका अभी तक तो मार्टेनसाइट की हार्डनेस ही, यहाँ से मार्टेनसाइट एकदम से परलाइट, यानी यहाँ पर आपका पॉइंट पर क्या होगा, हार्डनेस रैपिडली आपको चेंज देखने को मिलेगा एट अ वैल्यू ऑफ RC54 पर, विच इज द हार्डनेस ऑफ द 50% मार्टेनसाइट एंड द 50% परसेंटाइल। तो ये जो आपकी आरसी क्या है, आपका रॉकवेल, रॉकवेल हार्डनेस एक आपकी क्या है, टेस्ट होता है, रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट आपका हार्डनेस को मेजर करने का, इसके रिप्रेजेंट करते हैं आरसी लिख के, आरसी मतलब क्या, आपका रॉकवेल हार्डनेस। ठीक है, तो आपका क्या होगा, 54 ये नंबर होता है जो आपका उस टेस्ट से निकल के आता है। तो ये क्या कह रहा है, द हार्डनेस चेंजेस, हार्डनेस आपकी कहाँ चेंज हो रही थी, आपकी RC54 पर, विच इज जो कि कितनी हार्डनेस थी आपकी RC54, हार्डनेस ऑफ 50% मार्टेनसाइट एंड 50% परलाइट की हार्डनेस कितनी थी, RC54। दिस इन्फ्लेक्शन पॉइंट, ये जो इन्फ्लेक्शन पॉइंट था आपका, ये जो अभी जो ऊपर बताया, ठीक है, जहां पर ट्रांजिशन हो रहा है, जहां पर ट्रांजिशन हो रहा है, मार्टेनसाइट से परलाइट का ट्रांजिशन देखने को मिल रहा है, या मैं कहूँ कि जहां से मार्टेनसाइट की जो हार्डनेस है और जो परलाइट की हार्डनेस एकदम रैपिड चेंज देखने को जो मिल रहा है, वो जो पॉइंट होता है, ठीक है, वो जो पॉइंट है आपका, इन दोनों आपके हार्डेंड और अनहार्डेंड पार्ट के बीच में, इस ये जो इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, इसी इन्फ्लेक्शन पॉइंट को बाद में नाम दिया गया था क्रिटिकल डायमीटर। ठीक है, तो इन द एग्जांपल जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, इसमें हम देख सकते हैं हैविंग द 1 इंच डायमीटर, जो आपका 1 इंच वाला है, सॉरी पेन नहीं चल रहा, हाँ, तो 1 इंच डायमीटर जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आपका कम हो रही थी, कम हो रही थी, कम हो रही थी, कम हो रही थी, ये पॉइंट मुझे ऐसा मिल गया, ये पॉइंट मुझे ऐसा मिल गया, जो कि क्या था कि यहाँ पर 50% मार्टेनसाइट और 50% परलाइट वाली जो हार्डनेस है वो मुझे देखने को मिली, तो ये पॉइंट मेरा क्या हो गया, ये ट्रांजिशन पॉइंट हो गया, और ये जो डायमीटर आपका निकल के आया इस बार का, ये डायमीटर कहलाया गया क्रिटिकल डायमीटर, ये डायमीटर कहला गया क्रिटिकल डायमीटर। ठीक है, ये यही लिखा हुआ है कि 1 इंच वाला, क्योंकि इस डायग्राम में जैसे हम देख पा रहे हैं, ये जो टेस्ट है इसमें क्या था आपका 50%, और जो मुझे किस में मिल रहा था, 1 इंच वाले आपके बार में मिल रहा था, तो ये जो डायमीटर होगा, इसी डायमीटर को मैं क्या कहता हूँ, इसी डायमीटर को मैं कहता हूँ क्रिटिकल डायमीटर। तो क्रिटिकल डायमीटर क्या हो गया बार का, आपका 1 इंच हो गया।
क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? यहाँ डायमीटर बता दिया ग्रॉसमैन ने कि ये डायमीटर तक मेरा क्या है कि ये क्रिटिकल डायमीटर है, यहाँ तक आपका क्या रहेगा 50% मार्टेनसाइट और 50% आपकी परलेट की आपकी हार्डनेस मिल जाएगी। ये सिंपल सा एक एक्सपेरिमेंट था आपका ग्रॉसमैन का। लेकिन दिक्कत क्या हुई? दिक्कत क्या हुई? आपका ग्रॉसमैन ने कूलिंग मीडियम आपका सेम रखा था, सभी स्टील बार्स के लिए कूलिंग मीडियम सेम रखा था। अगर मैं कूलिंग मीडियम चेंज कर दूं तो सर जी फर्क पड़ जाएगा। अगर मैं कूलिंग मीडियम चेंज कर दूं तो फर्क पड़ेगा, बिल्कुल पड़ जाएगा, बिल्कुल पड़ेगा। कूलिंग मीडियम चेंज करोगे तो क्या होगा? क्रिटिकल डायमीटर की वैल्यू अलग आ जाएगी भैया, क्योंकि कूल आपका क्या है, कूलिंग मीडियम चेंज कर दिया तो कूलिंग रेट्स भी तो बदल गए बच्चों। कूलिंग रेट्स बदले तो आपका क्या होगा? क्रिटिकल डायमीटर। अब भैया बड़ी दिक्कत हो गई। अब बड़ी दिक्कत हो गई कि इस दिक्कत को कैसे हटाया जाए। तो इन्होंने क्या करा, यहाँ पर आपका देखिए एक टर्म दिया, सीवियरिटी ऑफ क्वेंचिंग मीडिया। एच से रिप्रेजेंट करते हैं, एक पैरामीटर दिया इन्होंने सीवियरिटी, जैसे एच से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका नाम क्या है? सीवियरिटी ऑफ द क्वेंचिंग मीडिया। क्योंकि प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि अगर मैं कूलिंग मीडियम का इफेक्ट को हटा दूं कि भैया कूलिंग मीडियम का इफेक्ट ना पड़े, मैं कूलिंग मीडियम का इफेक्ट चाहे कोई भी कूलिंग मीडियम यूज करूं और मैं क्रिटिकल डायमीटर निकाल लूं, क्योंकि पहले क्या हो रहा था, कूलिंग मीडियम चेंज करा तो आपका क्रिटिकल डायमीटर बदलेगा। अब बड़ी प्रॉब्लम हो गई, तो क्या किया गया, इसको हटाने के लिए इन्होंने एक टर्म दिया, क्या था आपका? सीवियरिटी ऑफ क्वेंचिंग मीडिया, जिसे पैरामीटर एच से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे पैरामीटर एच से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या होता है, देखिए क्या लिखा हुआ है, if the critical diameter is to be defined, अगर मैं डिफाइन करते हैं द मटेरियल प्रॉपर्टी की तरह, डेट डिपेंड ओनली ऑन द, जो कि किस पर डिपेंड करे? केवल कंपोजिशन पर डिपेंड करे, एंड द ऑस्टेनाइजिंग ट्रीटमेंट पर। द इफेक्ट ऑफ क्वेंचिंग मीडियम मुझे एलिमिनेट करना पड़ेगा, जो मैंने बताया कि क्वेंचिंग मीडियम का फर्क ना पड़े और मैं आपका क्रिटिकल डायमीटर बता दूं आपका मटेरियल का। तो इस पर्पज के लिए आपका ग्रॉसमैन ने क्या करा था, ग्रॉसमैन ने क्या करा, एक आइडियल क्वेंचिंग मीडियम, एक आइडियल क्रिटिकल डायमीटर दैट करस्पॉन्ड टू द क्वेंचिंग इन द मीडियम, उन्होंने डिफाइन कर दिया। ठीक है, ठीक है, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, केवल समझ लो होता क्या है कि आइडियल क्वेंचिंग मीडियम क्या है, ये क्या होता है वो अभी हम नहीं बताएंगे। केवल आप ये देख लीजिए कि हाँ, ग्रॉसमैन ने क्या कहा था, एक आइडियल क्वेंचिंग मीडियम बता आपका डिफाइन किया कि आइडियल क्वेंचिंग मीडियम क्या होगा। एक आइडियल क्रिटिकल डायमीटर उन्होंने क्या करा, करस्पॉन्ड टू द क्वेंचिंग इन द मीडियम, किसी भी मीडियम में आप क्वेंच कर रहे हो उससे रिलेटेड उन्होंने क्या बता दिया, एक आपका आइडियल क्वेंचिंग मीडियम बताया और एक आपका आइडियल क्रिटिकल डायमीटर। तो सीवियरिटी ऑफ क्वेंचिंग ऑफ मीडियम, जो कि पैरामीटर एच से रिप्रेजेंट किया जाता है, वो उसका फॉर्मूला क्या आया था आपका ये। तो एच हम इस तरीके से बता रहे थे, ग्रॉसमैन ने इसका सॉल्यूशन निकाल दिया था। एच क्या होगा, हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट बिटवीन द स्टील एंड द मीडियम, जो भी मीडियम आप यूज कर रहे हो और जो भी आपका स्टील का वर्क पीस है उसके बीच में हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट कितना है अपॉन आपकी थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द स्टील, और आपकी स्टील की थर्मल कंडक्टिविटी कितनी है, ये पैरामीटर उन्होंने डिफाइन कर दिया था। अब यहाँ पर क्या करा, इस पैरामीटर के बेसिस पे यहाँ देख सकते हैं एच वैल्यूज। एच वैल्यूज क्या है आपकी, एच वैल्यूज क्या है, वही आपकी सीवियरिटी ऑफ द क्वेंचिंग मीडिया, जिसको हम एच से रिप्रेजेंट कर रहे थे। ठीक है, ये रही आपकी एच वैल्यूज, ये आपकी डी आई वैल्यूज हैं, ये आपकी डी क्रिटिकल वैल्यूज। डी क्रिटिकल क्या था, डी क्रिटिकल किसने डिफाइन किया था, ग्रॉसमैन ने डिफाइन किया था। एच वैल्यूज मैंने कैसे निकालनी है आपकी, एच इज इक्वल टू एस अपॉन के से निकाल ली। ठीक है, तो क्या मुझे क्रिटिकल डायमीटर मिल जाएगा यहाँ से, बिल्कुल मिल जाएगा। तो एक ग्राफ बनाकर उन्होंने दे दिया था। तो द रिलेशन बिटवीन द क्रिटिकल डायमीटर डी सी, जो क्रिटिकल डायमीटर है आपका, एंड द आइडियल क्रिटिकल डायमीटर, ये आपका आइडियल क्रिटिकल डायमीटर है। ठीक है, ऐसे ये आइडियल ये वाला दिया था, ग्रॉसमैन ने कौन सा दिया था, आइडियल वाला दिया था। ठीक है, और क्रिटिकल डायमीटर कौन सा था, जो आपका ग्रॉसमैन के टेस्ट से निकल के आ रहा था। ठीक है, जो हमें निकालना है किसी भी मटेरियल के लिए। तो आइडियल ये किसने दे दिया था, ग्रॉसमैन ने आपने बता दिया, क्योंकि आइडियल क्वेंचिंग मीडियम और आइडियल क्रिटिकल डायमीटर बता दिया था, और उन्होंने एच की वैल्यू बता दी कि एच कैसे निकालना है। हमने एच पता कर लिया, डी आई पता है, हम डी सी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो क्या रिलेशन है उनके बीच में, वो हम ग्रॉसमैन मास्टर ग्राफ, इसको क्या बोलते हैं, ग्रॉसमैन मास्टर ग्राफ। तो ग्रॉसमैन मास्टर ग्राफ की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी आपके स्टील के वर्कपीस का हम क्या निकाल सकते हैं, क्रिटिकल डायमीटर निकाल सकते हैं, जहां पर हमें पता चल जाएगा किस आपके डायमीटर तक आपकी 50% आपको मार्टिन और 50% पलट आपको देखने को मिल जाएगा। क्या सभी बच्चों को समझ में आया कि ग्रॉसमैन का टेस्ट क्या था? बिल्कुल सिंपल सा टेस्ट था, कुछ भी इसमें समझने वाला नहीं था, केवल टेस्ट कैसे हुआ था, क्या चीज थी, वो था इसमें। आई होप आपको ग्रॉसमैन का टेस्ट समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा जो दूसरा नंबर का टेस्ट है वो है आपका जोमनी एंड क्वेंच टेस्ट। ठीक है, ज़्यादातर आपका यही पढ़ाया जाता है, यही आपका आपने सुना भी होगा ज़्यादातर कि जोमनी एंड क्वेंच टेस्ट। तो ये जोमनी एंड क्वेंच टेस्ट आपका क्या है?
ठीक है। अब दिक्कत क्या हुई, ग्रॉसमैन ने अपना तरीका तो दे दिया, लेकिन जब हम ग्रॉसमैन के तरीके से ये आपका क्रिटिकल डायमीटर सारी चीज़ें कर रहे थे तो टाइम बहुत लग रहा था। ग्रॉसमैन का जो मेथड था आपका डिटरमाइन करने का आइडियल क्रिटिकल डायमीटर DI, वो बहुत कम्बरसम था और टाइम कंज्यूमिंग था एज लार्ज नंबर था, क्योंकि हमें बहुत सारे स्टील बार्स को लेकर ये एक्सपेरिमेंट करना, कहाँ तक करोगे, है ना। ठीक है। तो क्या था, बहुत टाइम कंज्यूमिंग था। तो इसको दूर करने के लिए आपका क्या हुआ, आपका जो टेस्ट आया था वो था आपका जोमनी एंड क्वेंच टेस्ट। ठीक है। जो कि क्या है आपका, देखिए लिखा हुआ रिलेटिवली कन्वीनियंट एंड द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग द हार्डनेबिलिटी। हार्डनेबिलिटी को डिटरमाइन करने का सबसे कन्वीनियंट और मोस्ट कॉमन, ज़्यादातर आपका यही यूज़ होता है, इंडस्ट्री वगैरह में यही आपका मेथड यूज़ करते हैं। अगर मुझे किसी भी स्टील के वर्कपीस की क्या करनी है, हार्डनेबिलिटी बताइए। हार्डनेबिलिटी क्या था, हार्डनेबिलिटी क्या था, ईज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द मार्टिनर, की कोई भी स्टील मेरी कितनी अच्छे तरीके से आपकी मार्टेनसाइट में बन जा रही है। ठीक है, कितने अच्छे तरीके से, यानी कि स्लो कूलिंग पे बन जाए, स्लो कूलिंग पे बन जाए। अभी मैं बताऊंगा, अभी आगे मैं आपको ट्रिपल टी डायग्राम की हेल्प से पॉइंट भी क्लियर कर दूंगा। कि अभी पहले देख लेते हैं जोमनी एंड क्वेंच टेस्ट क्या आता है। ठीक है। तो जोमनी एंड क्वेंच टेस्ट में क्या होता है, इस तरीके का आपका वर्क स्पेसिमेन रहता है, इस तरीके का आपका स्पेसिमेन रहता है, जिसका डायमीटर आपका होता है 1 इंच का, और जिसकी लेंथ आपकी होती है, आप हाइट कह सकते हो, 4 इंच की रहती है। ठीक है। तो क्या है आपका, इस टेस्ट में क्या होता है, स्टील बार ऑफ दी 1 इंच डायमीटर एंड 4 इंच लॉन्ग इज हीटेड टू अ प्रॉपर, मतलब इसको हीट करते हैं, ऑस्टेनाइजिंग टेम्परेचर तक हीट किया जाएगा, बिल्कुल किया जाएगा। ये देखिए हीट करके क्या हो गया, रेड हॉट हो गया, बिल्कुल हो गया। ये आपका फिक्चर है, इस पिक्चर में इसको हमने फिक्स कर दिया। अब क्या होगा, अब कुछ देर तक हम उसे क्या करेंगे, वहां पर आपका सोक करके, मतलब उसी टेम्परेचर पर इसको रखेंगे। ठीक है। और उसको क्या कर देंगे, फिक्स कर देंगे इस पिक्चर में। उसके बाद क्या करते हैं, नीचे आपका ये वाटर वाटर नोजल है, ये आपकी, ठीक है, वाटर नोजल है, जिससे हम क्या करेंगे, इसके नीचे वाले पार्ट पर क्या करेंगे, वाटर को स्प्रे करेंगे। समझ रहे हो, इसके नीचे वाले पार्ट पर हम क्या करेंगे, वाटर को स्प्रे कराएंगे। और इस जो डिस्टेंस होगा आपका, जो डिस्टेंस होगा इसके लास्ट वाले एंड का और आपका नोजल के आपके माउथ का, वो डिस्टेंस आपका क्या रहेगा, 1/2 इंच, 1/2 इंच की दूरी पर रखते हुए। ठीक है। मैंने क्या करा, इसको हीट कराया, हीट करा के फिक्सचर में फिक्स कर दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, लेंथ डायमेंशन मैंने बता दी। देखो ये याद रखना है आपको, लेंथ और डायमेंशन, कि आपका स्पेसिमेन का लेंथ डायमीटर होगा 1 इंच और लेंथ होगी 4 इंच। और जब मैं इसको नीचे वाले पोर्शन पे क्या करूंगा, वाटर स्प्रे कराऊंगा, तो उस वाटर नोजल को कितनी दूरी पर रखूंगा, नीचे वाले पार्ट से, जो नीचे वाला सरफेस है उससे 1.5 आपकी आधी इंच की दूरी पर, उससे किसकी कितनी दूरी पर, आधी इंच की दूरी पर इसको रखा जाएगा। ठीक है। अब जो डिस्टेंस है आपका ओरिफिस एंड द बॉटम एंड आपका कितना था, 1/2 इंच ही मैंने आपको बता दिया। अब जो फ्री जेट की हाइट है, अगर ये मेरा क्या था, अगर ये मेरा आपका इस तरीके से आपका पिक्चर में था, यहाँ मेरा ये जेट था आपका, यहाँ से जेट निकल रहा था। अगर मेरा ये स्पेसिमेन नहीं होता, यानी कि मैंने यहाँ बना लिया, अगर ये स्पेसिमेन नहीं होता, तो ये आपका जो फ्री वाटर था, ये फ्री वाटर जो था आपका, जो फ्री वाटर जेट था, वो आपका कितनी हाइट तक जाता, ये फ्री वाटर हाइट आपका जाता 2.5 इंचेस की, यानी ये नहीं होता तो यहाँ तक चला जाता। लेकिन अब हमने क्या करा कि इधर हमने लगा दिया स्पेसिमेन, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर इस पर टकराएगा और स्प्लैशिंग होगी आपकी, यहाँ पर टकराएगा, बिल्कुल टकराएगा। अब ये क्या होगा, लोअर एंड पर आपका टकराएगा। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि एकदम से आपका हीटेड पोर्शन है, नीचे टेम्परेचर ज़्यादा है, आपने एकदम से वाटर वाटर जिसका टेम्परेचर 24 से 25 रूम टेम्परेचर मान के चलिए डिग्री सेल्सियस होगा, क्वेंचिंग होगी, यहाँ पर क्या होगी, क्वेंचिंग होगी। अब क्या होता है, ये जो एंड क्वेंचिंग, ये क्या है, एंड पोर्शन है, इसलिए इसको नाम बोला है एंड क्वेंचिंग। इस एंड क्वेंचिंग को हम कंटिन्यू रखते हैं 20 मिनट तक। 20 मिनट तक वाटर को स्प्रे किया जाता है, कूल कराते जाते हैं, बार को कूल कराते जाते हैं कि भैया ये अपने एम्बिएंट टेम्परेचर तक पहुंचे। अब आप सभी लोगों को पता है, अभी मैंने इतना समझाया, पीछे बताया, कि जैसे ही वाटर जो आपका सरफेस है वाटर के कांटेक्ट में आएगा, तो वहां पर मुझे क्या मिलेंगे, कूलिंग रेट्स हाई मिलेंगे, बिल्कुल बात है, वही देखना है। तो ये देखिए, द कूलिंग रेट्स आपको बहुत हाई मिले लोअर एंड पे, लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर डेप्थ जैसे जैसे आपकी चलती चली गई, जैसे जैसे आपने डेप्थ देखा, तो आपके कूलिंग रेट्स कम होते चले जाएंगे, बिल्कुल होते चले जाएंगे। और दूसरी तरफ क्या, सेंटर की, क्योंकि आपका अब ये क्या है, बिल्कुल मैं नीचे वाले सरफेस पे वाटर पूरे पे ऐसे वाटर दे रहा हूँ, पूरे पर, समझो समझो समझो, यहाँ इस सरफेस पे दे रहा हूँ। तो अब क्या होगी, जो कूलिंग रेट्स कम होते चले जाएंगे वो इस डायरेक्शन में होंगे। पहले मैंने वर्कपीस को कैसे डाला था, ऐसे पानी डाला था, ये सरफेस था,
ठीक है, पहले मैं आपका इसको रेडियली देख रहा था, तब मैंने आपको हार्डनेस का वेरिएशन बताया था। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको लेंथ वाइज देख रहे हैं, क्योंकि नीचे वाला जो पूरा सरफेस है, इस बार मैंने इस पूरे सरफेस को ही पानी से, वाटर से क्या कराया है, वाटर के कांटेक्ट में लेकर आया हूँ। तो इस पूरे सरफेस का क्या होगा, कूलिंग रेट आपका हाई होगा, तो इसकी यही तो एकदम से मार्टेन साइड में बदल जाएगा, इसकी हार्डनेस तो ज़्यादा हो जाएगी। अब क्या होगा, लेंथ वाइज अंदर की तरफ इसकी हाइट वाइज क्या होगा, ये कूलिंग रेट्स आपके डिक्रीज होते चले जाएंगे। तो हार्डनेस सबसे ज़्यादा इस सरफेस पे मिलेगी। तो देखिए इस सरफेस पे, ये जो आपका लोअर एंड था, यहाँ पर आपको हार्डनेस सबसे ज़्यादा मिल रही है, और धीरे 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 करके क्या होगी, हार्डनेस कम होती चली जाएगी, बिल्कुल होती चली जाएगी, बिल्कुल होती चली जाएगी, और एक पॉइंट पर आपकी हार्डनेस यहाँ आ जाएगी। ठीक है, एक पॉइंट पर आपका ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर आपको कौन सी मिल जाएगी, जो आपकी 50% मार्टेन और 50% परलाइट की हार्डनेस होती है, वो पॉइंट आपको मिल जाएगा। वो पॉइंट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। उसके बाद आपकी हार्डनेस क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। ठीक है, देखिए हार्डनेस आपकी कम होती चली जा रही है। ठीक है, इस तरीके से हार्डनेस का ग्राफ ये देखिए यहाँ पर बनाया हुआ है, जॉमनी एंड क्वेंच टेस्ट में कैसे हार्डनेस आपकी वेरी करेगी। ठीक है, अब मैंने क्या करा, जब मैंने इसकी क्वेंचिंग करा दी, आफ्टर क्वेंचिंग टू सैलो फ्लैट सरफेस को 180 डिग्री पर आपका टेस्ट बार में रख दिया जाता है, और हार्डनेस डिटरमाइन करते हैं 1/16 इंच के इंटरवल्स पर। ठीक है, उनको डिटरमाइन किया जाता है, और इस तरीके से आपका ग्राफ ड्रॉ कर लिया जाता है। तो ये आपका क्या हुआ, ये आपका क्या हुआ, हार्डनेस का वेरिएशन हमको मिल गया कि इस जो जोमनी एंड क्वेंच टेस्ट था, उसके जो स्पेसिमेन था, उसमें हार्डनेस का वेरिएशन कैसे हो रहा है। ठीक है सर जी, ये समझ में आ गया। अब क्या होता है, नियर द एंड क्वेंच, यानी आपका जो क्वेंच्ड एंड है, जो मैंने यहाँ पर क्वेंचिंग करी थी, ये देखिए ये वाला जो एंड है आपका, यहाँ पर मैंने जो क्वेंचिंग करी थी, ठीक है, द इंटरवल को रिड्यूस कर दिया जाता है 1/32 एट द हार्डनेस, यानी कि वन मतलब ये है कि अब मैं, ये लेंथ है तो 1/32 1/32 1/32 1/32 के पोर्शन में डिवाइड करके क्या करूंगा, हार्डनेस मेजर करूंगा। पहले यहाँ हार्डनेस चेक करी, फिर 1/32 के उस पर देखा हार्डनेस कितनी है, फिर 1/32 के पोर्शन पे देखा हार्डनेस कितनी है, फिर 1/30, इस तरीके से हमने हार्डनेस मेजर, ये है कहने का मतलब, समझ में आया। तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, उसको हम चेक करते चले जा रहे हैं, और हमने क्या कर लिया, एक कर्व प्लॉट कर लिया, एक कर्व प्लॉट कर लिया, जो कि हमें इस तरीके का कर्व देखने को मिला। और जहां पर मुझे 50% मार्टेन साइड यानी 0.8% कार्बन स्टील एंड हार्डनेस वैल्यू जहां पर मुझे 54 की ऑब्टेन्ड हुई, वो जो डिस्टेंस आपको, ये आपको मिला, वो जो डिस्टेंस आपको देखने को मिला, वो डिस्टेंस आपका कौन सा होता है, जोमनी डिस्टेंस, यानी कि जहां पर मुझे 50% मार्टेनसाइट एंड 50% परलाइट देखने को मिल जाएगा, उस डिस्टेंस को मैं क्या बोलूंगा, जोमनी डिस्टेंस बोलूंगा, सिंपल। अब बस केवल हम क्या करते हैं, जिस भी आपके स्टील के वर्कपीस में ये जोमनी डिस्टेंस ज़्यादा देखने को मिलेगा, इसका मतलब उसकी हार्डनेबिलिटी अच्छी है। और जिस भी स्टील के उसमें आपका ये जोमनी डिस्टेंस कम देखने को मिलेगा, यानी कि उसकी हार्डनेबिलिटी अच्छी नहीं है। समझ में आया, हार्डनेबिलिटी का मतलब क्या है कि ईज ऑफ फॉर्मेशन, मतलब कितनी आसानी से मार्टेनसाइट बना सकता हूँ। मार्टेनसाइट बनाने के लिए क्या चाहिए होता है, कूलिंग रेट आपको चाहिए होता है हाई। अब कोई कंडीशन ऐसी हो जाए सर जी कि हाई कूलिंग रेट्स पे मार्टेनसाइट ना बना के हम स्लो कूलिंग पर आपका बना सकें, तो मजे आए। यानी कि आपका क्या है कि मैं क्या चाह रहा हूँ कि हार्डनेबिलिटी को इंक्रीज करना चाह रहा हूँ, यानी कि उसके ईज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मार्टेनसाइट को मैं इंक्रीज करना चाह रहा हूँ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि मैं कोल्ड कूलिंग की, सॉरी, हाई कूलिंग रेट्स की जगह मैं अगर स्लो कूलिंग रेट्स पर आपका मार्टेनसाइट बना पा रहा हूँ, तो वो मेरी हार्डनेबिलिटी क्या होगी, अच्छी होगी। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि अब आपका इसको, ये जो वर्क पीस है, ये जो स्टील का वर्क पीस है, इसको मार्टेनसाइट में कन्वर्ट करना, बनाना बहुत ही आसान है, क्योंकि हम स्लो कूलिंग रेट्स पे मार्टेनसाइट बना पा रहे हैं। अब सर जी, हमने तो पढ़ा था कि मार्टेनसाइट केवल हाई कूलिंग रेट पे बन सकता है, अब स्लो कूलिंग पे मार्टेनसाइट बनेगा कैसे। तो ट्रिपल टी डायग्राम क्या सभी बच्चों को याद है, क्या सभी बच्चे बताएंगे कि ट्रिपल टी डायग्राम आप सभी बच्चों को याद है। बिल्कुल सर जी, बिल्कुल याद है, बिल्कुल याद है। तो जैसा कि ट्रिपल टी डायग्राम में आपने पढ़ा था, जैसा कि ट्रिपल टी डायग्राम में आपने पढ़ा था, आप, मैं बना देता हूँ यहाँ पर, आपने ट्रिपल टी डायग्राम पढ़ा था, इस तरीके से आपने पढ़ा था ट्रिपल टी डायग्राम, बिल्कुल पढ़ाया था। ये आपकी नोज होती थी, और जो कूलिंग रेट इस नोज को टच करते हुए जाते थे, वो क्रिटिकल कूलिंग रेट होते थे, यानी कि इनसे ज़्यादा हाई कूलिंग रेट पर दूंगा तभी मेरा मार्टेनसाइट बनना स्टार्ट होगा, बिल्कुल होगा। अब मैं क्या चाहता हूँ कि स्लो कूलिंग पे, स्लो कूलिंग, ये मैंने जो डॉट डॉट बनाई, स्लो कूलिंग पे मैं क्या करूँ, इस मार्टेनसाइट को बना पाऊँ। अगर मैं स्लो कूलिंग पे मार्टेनसाइट को बनाना चाह रहा हूँ, तो मेरा काश क्या होता, कैसे बन सकता, ये नोज यहाँ ना होके, अगर सर जी ये नोज आपकी कहीं यहाँ होती, इस तरीके से होती, ये नोज कहीं आपकी इस तरीके से होती, ये नोज कहीं यहाँ ना होके यहाँ होती, तो मैं स्लो कूलिंग पर मार्टेनसाइट बना पाता, यानी कि मैं हार्डनेबिलिटी को इंक्रीज कर पाता, क्योंकि स्लो कूलिंग इतनी आसानी से बना सकते हो, वही आपकी हार्डनेबिलिटी है भैया। यानी स्लो कूलिंग पे आप क्या कर पा रहे हो, मार्टेनसाइट बना पाते। आप एयर में रखा छोड़ देते, आपने वर्कपीस को हीट करा एयर में रखा छोड़ देते, तो आपका मार्टेनसाइट बन जाता, यानी कि उसकी तो हमें कुछ करना ही नहीं पड़ा मार्टेनसाइट बनाने के लिए, यानी कि हार्डनेबिलिटी बहुत बढ़िया है। अगर जनरली क्या होता है, एयर में रखा छोड़ दोगे तो परलाइट बन जाएगा स्लो कूलिंग पर,
लेकिन हम परलाइट तो चाहते ही नहीं है। उसके लिए क्या होता, काश ये ट्रिपल टी डायग्राम मेरा शिफ्ट हो जाता, कहाँ, राइट, मेरे ट्रिपल टी डायग्राम शिफ्ट हो जाता तो मैं स्लो कूलिंग पर मार्टेनसाइट बना पाता। अब इसको शिफ्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है बच्चों, हम करते हैं अलोइंग, ठीक है। तो वही हम आपको बताएंगे इफेक्ट ऑफ अलोइंग क्या होता है, कि इफेक्ट जब हम अलोय मिलाते हैं स्टील में तो ये क्या होता है, ये ट्रिपल टी डायग्राम जो आपका था, सी कर्व जो थे ये राइट हैंड साइड शिफ्ट हो जाते हैं और मैं स्लो कूलिंग पर भी मार्टेनसाइट बना पाता हूँ। यानी कि अब समझ में आया कि अगर मुझे हार्डनेबिलिटी इंक्रीज करनी है तो मुझे अलोइंग करना पड़ता है, ठीक है। अलोइंग करके मैं इस तरीके से हार्डनेबिलिटी को इंक्रीज कर सकता हूँ। क्या सभी बच्चों को क्लियर हो गया? बिल्कुल क्लियर हो गया, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं किस तरीके का सेटअप होता है इंडस्ट्री में। ये बॉक्स होता है, यहाँ पर आपका पाइप जा रहा है, ये स्प्रे कर रहा है, ये आपका पूरा फील दे देगा ये वाला, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आपका स्लो कूलिंग पर हम मार्टेनसाइट बना पा रहे हैं, क्योंकि ये आपके सी, ये आपके क्या थे, ट्रिपल टी कर्व थे। ये जो आपको ब्लू वाले दिख रहे हैं क्या है, कूलिंग कर्व्स हैं आपके, ये आपके क्या कूलिंग कर्व्स हैं। और ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, मैं आराम से स्लो कूलिंग करा रहा हूँ धीरे धीरे, क्योंकि मैंने इसकी अलोइंग कर दी। ये आपका राइट की तरफ शिफ्ट हुआ, आराम से मैं कूलिंग कराऊंगा तो भी मुझे क्या मिल जाएगा, फाइनली मार्टेनसाइट देखने को मिल जाएगा। क्या समझ में आ गया सभी बच्चों को? क्या सभी बच्चों को यहाँ तक क्लियर हुआ? आई होप आप सभी बच्चों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी, फील हो गया होगा कि हाँ किस तरीके से हार्डनेबिलिटी आपकी इंक्रीज की जा सकती है या की हो रही है। मैं स्लो कूलिंग, क्योंकि मेरे को क्या करना है, हार्डनेबिलिटी इंप्रूव करनी है मटेरियल की या स्टील की, तो मैं क्या चाहता हूँ कि स्लो कूलिंग पे मेरा मार्टेनसाइट बन जाए। और स्लो कूलिंग पे मार्टेनसाइट बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ट्रिपल टी कर्व जो है उसका मुझे राइट की तरफ शिफ्ट कराना पड़ेगा। और उसके लिए मुझे क्या करने पड़ेंगे, अलोइंग एलिमेंट डालने पड़ेंगे। वैसे ज़्यादातर देखा गया है बच्चों, मैं आपको बता दूं, ज़्यादातर अलोइंग एलिमेंट जो भी हम मिलाते हैं वो आपके राइट की तरफ शिफ्ट करते हैं ट्रिपल टी डायग्राम को। लेकिन एक अलोइंग एलिमेंट जिसका नाम है कोबाल्ट, वही याद रखना है आपको, क्वेश्चन में वही पूछा जाएगा। कोबाल्ट, कोबाल्ट आपका राइट की तरफ शिफ्ट नहीं करता, कोबाल्ट आपका क्या करता है, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर देता है और फॉर्मेशन ऑफ परलाइट को एनहेंस करता है। तो कोबाल्ट को छोड़कर जितने भी ज़्यादातर आपके क्रोमियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, मैंगनीज हो गया, जितने भी हैं आपके अलोइंग एलिमेंट, अगर मैं स्टील में मिलाता हूँ तो वो क्या होंगे, आपके ट्रिपल टी डायग्राम का जो कर्व है, जो सी कर्व्स हैं, उनको क्या करेंगे, जो कूलिंग कर्व्स हैं उनको राइट की तरफ शिफ्ट करेंगे और मेरी मशीन आपकी क्या, स्टील के वर्कपीस की हार्डनेबिलिटी को बढ़ा देंगे। कोबाल्ट का नाम याद रखिएगा। क्या सभी बच्चों को जोमनी एंड क्वेंच टेस्ट समझ में आया कि जोमनी एंड क्वेंच टेस्ट क्या था, किस तरीके से हम आपका टेस्ट को परफॉर्म कर रहे थे, और किस तरीके से जो क्रिटिकल डायमीटर आपका आया था, उसमें क्रिटिकल डायमीटर किसमें था, ग्रॉसमैन में। इसमें क्या आया, जोमनी डिस्टेंस, इसमें जो आपका डिस्टेंस आया, एंड जो एंड क्वेंच सरफेस था, जो एंड था आपका क्वेंच्ड एंड था, वहां से कितनी डिस्टेंस तक मुझे 50% मार्टेनसाइट और 50% परलाइट मिल रहा है, वो मेरा क्या था, जोमनी डिस्टेंस। और यही डिस्टेंस मैं मेजर करके पता कर लेता हूँ कि इसकी हार्डनेबिलिटी अच्छी है या ज़्यादा है। अगर इसका ये डिस्टेंस, जोमनी डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो हार्डनेबिलिटी अच्छी है, जोमनी डिस्टेंस कम है तो हार्डनेबिलिटी अच्छी नहीं है। क्या क्लियर हुआ? जोमनी एंड क्वेंच टेस्ट कितना सिंपल सा टेस्ट था, एक सिंपल वर्कपीस लेना था और नीचे से पानी छोड़ना था बस, और क्या था। आपने क्या करा, वाटर स्प्रे करा दिया नीचे वाले एंड पर और देख लिया कि आपका कहाँ पर आपका 50% में, और कितनी देर तक रखना था, 20 मिनट तक हम क्वेंचिंग करा रहे थे। कितनी? 20 मिनट तक हम उसको क्वेंचिंग करा रहे थे। क्या सभी बच्चों को ग्रोसमैन क्रिटिकल डायमीटर टेस्ट जो कि हार्डनेबिलिटी को मेजर करने का है, और दूसरा आपका जो जोमनी एंड क्वेंच टेस्ट है, दोनों क्लियर हो गए या नहीं हुए? फटाफट फटाफट मुझे बता दीजिए कमेंट में लिखकर कि जी हाँ सर, हमको दोनों टेस्ट क्लियर हो चुके हैं। अब कुछ नहीं है, छोटी छोटी चीज़ें हैं कि आपके कौन कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने बता ही दिया आपको, ये वाला समझा ही दिया था आपको, ये कूलिंग रेट्स वाला, कि अगर मैं इसको यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ तो आपका क्या होगा, स्लो कूलिंग पे भी मैं बना सकता हूँ, ठीक है। तो वही सारी चीज़ें जो मैंने अभी आपको बताई हैं यहाँ पर लिखी हैं। ऑनलाइन वाला भी कॉन्सेप्ट बता दिया, वो भी मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर दिया, जिससे कि आप एक बार रीड करके खुद समझ पाएं। देखिए तो क्या लिखा हुआ है, स्टील इज सेड टू हैव द हाई हार्डनेबिलिटी इफ ऑस्टेनाइट ऑफ द स्टील इज ट्रांसफॉर्म द मार्टेनसाइट इवन एट द स्लो। वही मैं बता था, अगर मैं मार्टेनसाइट स्लो कूलिंग रेट पर बना सकूँ तो मैं कह सकता हूँ कि उस स्टील की हार्डनेबिलिटी क्या है, ज़्यादा है, क्योंकि मुझे कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही। मैंने वर्क पीस को क्या करा, सिंपल ऑस्टेनाइट टेम्परेचर पर हीट करा और रखा छोड़ दिया। मैंने कहा अब तू रखा रहा है, अपना मार्टेनसाइट में बदल। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उस मटेरियल में अलोइंग करनी पड़ेगी, जिससे उसका जो ट्रिपल टी कर्व बनता वो राइट की तरफ शिफ्ट हो गया होगा। अब मुझे टेंशन नहीं लेना, वो इतना राइट की तरफ शिफ्ट हो गया है कि अगर मैं एयर में भी रखा छोड़ दूंगा तो मेरा मार्टेनसाइट बन जाएगा। समझ में आया? ये कहानी है। मैं कैसे इंक्रीज कर सकता हूँ हार्डनेबिलिटी? भैया स्लो कूलिंग पे अगर मैं मार्टेनसाइट बना पा रहा हूँ तो उससे बढ़िया बात क्या है। आपको किसी भी कूलिंग मीडियम की, किसी भी कूलिंग मीडियम की टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। सिंपल आप गर्म करो, एयर में रख दो, मार्टेनसाइट मिल गया।
तो वही आपका यहाँ पर क्या कह रहा है, अ फैक्टर विच शिफ्ट द, वो फैक्टर जो कि क्या करेंगे, नोज ऑफ द सी कर्व, जो मैंने अभी आपको पीछे कहानी बताई, जो सीसीडी डायग्राम है, ठीक है, जो राइट में शिफ्ट कर दे, मेक इट इजियर टू फॉर्म द मार्टेनसाइड। कैसे हम आपका स्लो कूलिंग पर बना सकते हैं कि भैया अगर मैं आपके सी कर्व जो मेरे ट्रिपल टी कर्व बन रहे थे और इसकी नोज को राइट की तरफ शिफ्ट कर दूं, और राइट की तरफ शिफ्ट कर देंगे तो कैसे करेंगे, अलोइंग करके सर जी अलोइंग करेंगे। पर हाँ सर जी ये जरूर याद रखेंगे कि कोबाल्ट को नहीं मिलाना, याद रखिएगा। आप कोई भी अलोइंग एलिमेंट मिलाओ स्टील में राइट की तरफ शिफ्ट करने के लिए ट्रिपल टी डायग्राम को, लेकिन कोबाल्ट मत मिलाना, क्योंकि कोबाल्ट क्या करता है, वो एनहेंस करता है फॉर्मेशन ऑफ परलाइट, वो राइट की तरफ शिफ्ट ना करके आपका क्या कर देगा, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर देगा। तो भैया आपका पर्पस हार्डनेबिलिटी इंक्रीज होगी कि डिक्रीज, नहीं सर जी सवाल ही नहीं उठता कि हार्डनेबिलिटी इंक्रीज हो जाए, डिक्रीज ही होगी। याद रखेंगे कि हमें कोबाल्ट को अलोइंग, कोबाल्ट की अलोइंग नहीं करनी है, अगर मुझे हार्डनेबिलिटी बनानी है तो कोबाल्ट को हम नहीं लेंगे, ठीक है। ठीक है, वही बताया हमने, इफेक्ट ऑफ द ऑस्टेनेटिक ग्रेन साइज, ठीक है। तो कौन कौन सी चीज़ों का फर्क पड़ता है, एक तो होता है ऑस्टेनेटिक ग्रेन साइज, इसमें आपका कुछ नहीं है। ऑस्टेनेटिक क्या है कि जब हम आपका इसको, इसकी हार्डनेबिलिटी आपका करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऑस्टेनेटिक टेम्परेचर तक हीट करते हैं, और फिर मैंने आपको बताया था जॉमनी एंड क्वेंस टेस्ट में भी लिखा हुआ था, ऑस्टेनेटिक टेम्परेचर हीट रखने के बाद हम क्या करते हैं, कुछ देर तक वहाँ पर उसको रखते हैं, जैसे सोकिंग बोला गया था, होल्डिंग बोल सकते हो, वहाँ पर रखते हैं। और जब मैं उस टेम्परेचर रखूंगा तो ऑस्टेनाइट के उस टेम्परेचर पर रखने पर क्या होगा, आपका कुछ जगह पर न्यूक्लिएशन स्टार्ट हो जाते हैं एंड ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। न्यूक्लिएशन स्टार्ट हो जाता है और ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, उस पर डिपेंड करता है कि आपकी हार्डनेबिलिटी कितनी होगी, ठीक है। तो वो हमने यहाँ पर आपका ये ग्राफ लगा रखा है, डायग्राम यहाँ देख सकते हो। तो आप ये देखते हो ग्रेन नंबर 4, ग्रेन साइज नंबर 4, मतलब एक रिप्रेजेंट किया गया है जो ग्रेन साइज मेरा बन रहा है इस टेम्परेचर पर, अगर वो 4 है तो मेरा आपका किस तरीके से डीसी जो क्रिटिकल डायमीटर है वो वेरिएशन देखिए, ठीक है। अगर मेरा आपका 5 है तो मेरा डीसी कम हो गया, अगर मेरा 6 है, ग्रेन साइज 6 है, ग्रेन साइज का 6 है आपका साइज, तो वो आपका क्या होगा, कम, यानी जैसे जैसे मेरा साइज बढ़ता चला जा रहा है ग्रेन का, वैसे वैसे डी क्रिटिकल कम होता जा रहा है, इसका मतलब क्या है, हार्डनेबिलिटी कम होती चली जा रही है। समझ में आया, बिल्कुल क्लियर हुआ। तो वही आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, एक बार आप इसको यहाँ पर रीड कर लीजिएगा, ठीक है। आपका एग्जाम में अगर आता है तो आप लिख पाओ, आपके पास नोट्स हो तो यहाँ पर उसको आप लिख लीजिएगा, बाकी इसमें कुछ भी समझने वाला बात नहीं है। हाँ, डेप्थ में नहीं जाएंगे कि अब सर जी ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। तो अगर आपको जानना है कि सर जी ऐसा क्यों हो रहा है, न्यूक्लिएशन होने से, ग्रोथ होने से किस तरीके से मेरा आपका ये हार्डनेबिलिटी आपकी कम होती चली जा रही है, ठीक है, वो अगर आपको जानना है तो कमेंट में लिख के बताइएगा, उसके ऊपर हम अलग से लेक्चर ले आएंगे, बजाय ज़्यादा 15 20 से 30 मिनट का आपका कॉन्सेप्ट होगा, वो हम आपको बता देंगे, ठीक है। इसमें इंक्लूड नहीं कर रहे हैं कि ये लेक्चर हम छोटा ही रखना चाह रहे हैं, जितना छोटा है छोटा है, क्योंकि हार्डनेबिलिटी इतना बड़ा कोई टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, तो ज़्यादा इसे लंबा खींचना नहीं है, ठीक है। केवल याद रखिए कि हाँ, कि किस तरीके से ग्रेन साइज, जैसे जैसे ग्रेन साइज बढ़ेगा तो हार्डनेबिलिटी आपकी कम हो जाएगी। दूसरा आपका आता है कि आपका कार्बन कंटेंट, कार्बन कंटेंट पे कैसे डिपेंड करती है, अगर इसमें क्या है, सिंपल सा आपको याद रखना है, अगर मैं कार्बन कंटेंट को बढ़ाऊंगा तो मेरी क्या होगी, हार्डनेबिलिटी बढ़ती है। अगर मैं कार्बन कंटेंट को बढ़ाऊंगा तो मेरी हार्डनेबिलिटी बढ़ेगी, लेकिन अगर मैं हाइपर यूटेक्टोइड स्टील्स क्या होती हैं, सभी बच्चे मुझे लिख के बताइएगा कमेंट में, सभी बच्चे लिख के बताइएगा कि हाइपर यूटेक्टोइड स्टील्स क्या होती हैं। अगर मैं हाइपर यूटेक्टोइड स्टील्स की बात करता हूँ और अगर मैं कार्बन कंटेंट बढ़ाता हूँ, अगर मैं कार्बन कंटेंट इंक्रीज करता हूँ, तो मेरी क्या होगी, हार्डनेबिलिटी जो होगी वो मेरी क्या होगी, डिक्रीज करेगी, ठीक है। बस यही याद रखना है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, अभी उसकी डेप्थ में नहीं जाएंगे, केवल याद रखिए कि हाँ, कार्बन का इफेक्ट से बढ़ेगी या कम होगी, केवल यही पूछा जाता है आप लोगों से, बाकी कुछ नहीं पूछेगा कि आपकी कार्बन मिलाने से बढ़ेगी या कम होगी, या ग्रेन साइज पे कैसे डिपेंड कर रही है हार्डनेबिलिटी, बस यही कॉन्सेप्ट याद रखिए, आप लोगों के लिए काफी है। दूसरा आप यहाँ देख सकते हैं, ये तो ग्रेन साइज का बताया था, नीचे देखिए वेट परसेंट कार्बन, जैसे जैसे मैं कार्बन बढ़ाता जा रहा हूँ, आप ग्रेन साइज 8 ले लीजिए तो अभी आपका क्या हो रहा है, बढ़ता चला जा रहा है आपका हार्डनेबिलिटी। अगर मैं ग्रेन साइज 7 ले रहा हूँ और कार्बन कंटेंट बढ़ा तो भी आपका इंक्रीज होती चली जा रही है। तो सिंपल क्या है, आपका कार्बन कंटेंट बढ़ाने पर आपकी हार्डनेबिलिटी बढ़ेगी, लेकिन हाइपर यूटेक्टोइड स्टील के केस में अगर मैं कार्बन कंटेंट बढ़ाऊंगा तो हार्डनेबिलिटी डिक्रीज होगी, ये पॉइंट याद रखिएगा। दूसरा आपका तीसरा जो है आपका, वो है आपका अलोइंग एलिमेंट, और अलोइंग एलिमेंट की कहानी मैंने अभी आपको पीछे बताई थी कि अलोइंग एलिमेंट मिलाने से क्या होता है, जो ट्रिपल टी डायग्राम होता है वो आपका राइट की तरफ शिफ्ट होता है, जिसकी वजह से मैं स्लो कूलिंग पे भी क्या कर सकता हूँ, आपका मार्टेनसाइड बना सकता हूँ, यानी कि मेरी हार्डनेबिलिटी बढ़ गई। लेकिन एक ऐसा कौन सा है आपका, कोबाल्ट, ये देखिए कोबाल्ट, ये याद रखिएगा, कोबाल्ट, कोबाल्ट को आपको नहीं मिलाना है, कोबाल्ट के मिलाने से क्या होता है, परलाइट की ग्रोथ में एनहेंसमेंट होता है, और मुझे परलाइट नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मार्टेनसाइड। तो सिंपल सा समझ में आ गया कि अलोइंग एलिमेंट वाले अलग, अगर मैं अलोइंग कर रहा हूँ तो हार्डनेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज करेगी सभी के केस में, लेकिन कोबाल्ट को छोड़कर।
पीछे की कहानी क्या है वो मैंने आपको बता दी कि अगर अगर अलाइन करूंगा तो मेरे ये जो होता है ट्रिपल टी कर्व होते हैं, जो सी कर्व्स हैं, जो कूलिंग कर्व्स हैं, वो राइट की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, जिससे मैं स्लो कूलिंग पर भी क्या कर सकता हूँ, आपका मार्टेनसाइड बना सकता हूँ। क्या सभी बच्चों को यहाँ तक क्लियर हुआ? क्या सभी बच्चों को समझ में आया हार्डनेबिलिटी क्या है और हार्डनेबिलिटी टेस्ट क्या थे, वो मैंने आपको क्लियर करा दिए। देखो, हार्डनेबिलिटी के टेस्ट है आपके ग्रोसमैन क्रिटिकल डायमीटर और आपका जॉमनी एंड क्वेंच टेस्ट। हार्डनेस के अलग टेस्ट होते हैं, रॉकवेल, विकर्स हार्डनेस, या आपने नाम सुने होंगे, वो हार्डनेस के टेस्ट अलग हैं। और आई होप कि आप सभी लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा कि आपका हार्डनेस और हार्डनेबिलिटी में क्या डिफरेंस है, वो भी मैंने आप सभी लोगों को जितने पॉसिबल वेज हो सकते थे उस तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। क्या सभी बच्चे एक बार मुझे बताएंगे, क्या आपको समझ में आया? क्या किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट? अगर डाउट आता है एक बार दोबारा देखिएगा, नहीं समझ में आता है कमेंट लिखिएगा, हम आपको क्लियर कर देंगे। तो बच्चों आज का लेक्चर हमारा यहीं खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको बताएंगे क्वेंचेंट्स के बारे में कि आपके क्वेंचेंट्स क्या होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूँ क्वेंचेंट्स, ठीक है, लेक्चर नंबर 18 में, ठीक है। आई होप कि मैं इसे जल्दी ही लेकर आऊँगा। अभी मैंने इसका अभी मटेरियल इकट्ठा नहीं किया, मतलब अभी मैंने प्रेजेंटेशन नहीं बनाया है, एक ही स्लाइड बनाया है, लेकिन होप मैं इसको जल्दी ही लेकर आऊँगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्वेंचेंट्स क्या होते हैं, उसके बाद फिर हम जाएंगे सरफेस हार्ड आपके हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस पर। तो थैंक यू बच्चों, आज का लेक्चर हमारा यहीं एंड होता है। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा और सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। लेकिन आपको क्या करना है बच्चों, अगर समझ में आया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, मुझे मोटिवेशन मिलता है। कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, जो भी समझ में आया, जो भी क्वेश्चन पूछे हैं आप कमेंट जरूर कीजिएगा, जिससे कि हमारे बीच में एक बेटर कम्युनिकेशन हो सके। ठीक है, हम कैसे कम्युनिकेट कर पाएंगे? आप कमेंट करोगे तभी तो हम कम्युनिकेट कर पाएंगे। तो बेटर कम्युनिकेशन हो सके उसके लिए कमेंट कीजिएगा आप, और साथ में शेयर कीजिएगा। जितना शेयर करोगे उतना मेरे को हैप्पीनेस मिलेगी और दूसरे बच्चे भी सीख पाएंगे, उन तक भी मटेरियल पहुंचेगा, वो भी जान पाएंगे कि हाँ, यहाँ अच्छा मटेरियल मिल रहा है, यहाँ पर हमको अच्छे लेक्चर्स मिल रहे हैं, डिटेल में चीज़ें बताई जा रही हैं, तो वो भी नई नई चीज़ें सीख पाएंगे। आई होप कि आप दूसरे लोगों को भी मदद करेंगे और उनको ये सारी चीज़ें शेयर ज़रूर करेंगे। और जो भी स्टूडेंट या जो भी हमारे नए मित्र हमारे नए आ रहे हैं, हमारे पहली बार चैनल पर आए हैं, तो आप सभी लोगों का हमारी प्रोडिजी लर्नर्स की फैमिली में स्वागत है। आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमारी फैमिली में ज्वाइन हो जाइएगा, हमको भी बड़ी खुशी होगी आपको अपनी फैमिली में इंक्लूड करने पर। तो धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद स्टूडेंट। मन लगाकर पढ़िए, सीखते रहिए, पढ़ते रहिए, मज़े करिए। ऑल द बेस्ट, बाय।